भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो ख्याति और सौरभ, आज पुलियाबाजी के लिए एक अद्वितीय दिन है। पूछिए क्यों? क्योंकि अक्सर हम लोग किताबों को डिस्कस करते हैं, लेकिन इस बार हम ग्रंथ को डिस्कस करेंगे। क्या बात है। और पता है, मतलब किताबों के लेखक होते हैं लेकिन ग्रंथों के रचयिता होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे आज कार्तिक मुरलीधरन से। कार्तिक की किताब के बारे में कई श्रोताओं ने शायद सुना भी होगा, एक्सेलरेटिंग इंडियाज डेवलपमेंट। बहुत ही शानदार किताब है। तो हम लोग कई चीजों पर डिस्कस कर सकते हैं, और ये एक ऐसा विषय है जिससे पुलियाबाजी के श्रोता काफी परिचित हैं कि स्टेट कैपेसिटी और गवर्नेंस के बारे में हम लोग काफी बातें करते हैं। लेकिन इस एक किताब में कई सारे आइडियाज कार्तिक ने लिखे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कार्तिक को बुलाते हैं और उनसे ही समझते हैं इस किताब के बारे में क्या आइडियाज हैं, और भारत की डेवलपमेंट जर्नी को हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो और वैसे ये इस पॉडकास्ट के लिए भी बहुत सटीक किताब है, क्योंकि हम लोग इस पॉडकास्ट पे ज्यादातर आइडियाज डिस्कस करते हैं, और सौरभ जैसा आप भी कह रहे थे कि आइडिया डेंसिटी इस किताब में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए पुलियाबाजी के लिए तो एकदम सटीक चीज है। और मैं एक और चीज कहने वाला था कि लोग कहते हैं ना कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। वो इस किताब को देख के लोगों को पता पड़ जाएगा। क्यों? दो कारणों के लिए। एक तो क्योंकि इतने सारे आइडियाज है, और दूसरी इतनी बड़ी भी है कि अगर किसी ने स्टेट कैपेसिटी के बारे में समझा नहीं तो उसके ऊपर हम लोग टीआर की तरह उसका प्रयोग कर सकते हैं। कार्तिक, कहीं ये आइडिया तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बहुत धन्यवाद मुझे पुलियाबाजी पे आमंत्रित करने के लिए। बहुत सही। कार्तिक, हम लोग एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं हमेशा से। तो पहले तो आप बताइए, ये किताब क्यों लिखी? आप तो सिखाते हैं, इतने पेपर्स लिखे हैं आपने, तो ये किताब लिखने का आपको आइडिया क्यों आया? और दूसरा मैं ये भी जोड़ना चाहता था कि क्योंकि इस किताब में 200-300 पेज के नोट्स हैं, इतने साइटेशंस हैं इसमें, तो आपने एक्चुअली साइटेशंस किए कैसे? मतलब अगर कोई श्रोता लिखना चाहता है इस तरीके की किताब, तो उसे क्या पता होना चाहिए? किस तरीके से आपने मैनेज किया? क्या सॉफ्टवेयर आपने यूज किया? ये भी अगर आप बताएंगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा। हाँ, तो फिलहाल मतलब ये किताब लिखने का तो प्लान वैसे तो नहीं था। वैसे तो हम इकोनॉमिक्स प्रोफेसर जो हैं, इकोनॉमिक्स आजकल जो रिसर्च होती है इस विषय में ज़्यादातर प्रोफेसर लोग रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। हम ज़्यादातर किताब नहीं लिखते हैं। एक विषय का एक नैरो टॉपिक को प्रिसाइसली हम एनालाइज़ करके उसका रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। लेकिन जैसे आपके शायद कुछ श्रोताओं को पता होगा कि मैं 20 साल से पब्लिक सर्विस डिलीवरी के विषय पे रिसर्च करता रहा हूँ। पहले मैंने एजुकेशन पे काम की है, हेल्थ पे काम की है, वेलफेयर पे काम की है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम की है, और कई-कई राज्यों में काम की है, केंद्र सरकार के साथ काम की है। लेकिन मेरी फितरत ऐसी है कि मैं एक पब्लिक फाइनेंस और डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ, और ज्यादातर मेरा फोकस इस बात पे रही है कि पब्लिक स्पेंडिंग और गवर्नमेंट जो सोशल सेक्टर पे जो खर्च करती है उसका सबसे एफिशिएंट यूज कैसे हो। तो 15-20 साल में ये काम करते करते मुझे ये एहसास हुआ कि हम ज्यादातर जो पॉलिसी की हम डिस्कशन करते हैं हम सेक्टोरल तौर पे करते हैं, लेकिन जो मतलब की मूल जो हमारे कंस्ट्रेंट है वो एक्चुअली कॉमन है सारे सेक्टर्स में, और ये कॉमन विषय है हमारी गवर्नेंस की, हमारी स्टेट कैपेसिटी। तो ये मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम रिसर्च पेपर के दौरान जो फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है जो वो रिसर्च पेपर में शामिल नहीं हो पाता है, क्योंकि रिसर्च पेपर एकदम प्रिसाइज एकेडमिक ऑडियंस के लिए लिखा होता है। तो ये लिखने के मेरे 3 उद्देश्य थे। एक था कि जो कहते हैं जो टैसिट नॉलेज जो हम एक्यूमुलेट करते हैं एक क्षेत्र में 20 साल काम करने के बाद, जब किताब इसलिए लिखी जाती है जब आपको दुनिया को कुछ कहने के लिए हो, और अगर इसमें जो रिसर्च के दौरान जो मैंने सीखा है, मैं एक फीलिंग आया कि बहुत कुछ है जो सीखा है जो अभी सिंथेसाइज करके शेयर करने का सही वक्त आया है। दूसरा रीजन ये था कि जो हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं ज्यादातर हम दूसरे प्रोफेसर्स के लिए लिखते हैं, ज्यादातर दूसरे पीएचडी स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए लिखते हैं। लेकिन ये जो किताब है ये मेरी मतलब ऐसे नहीं कि मैंने पहले
आम जनता या जनरल पब्लिक के लिए नहीं लिखा है, वो मतलब ऑपेड्स के माध्यम में लिखा है काफ़ी। लेकिन ये जो है, ये मेरी पहली किताब है, मतलब पहली किताब है, लेकिन पहली मतलब क्रिएटिव वर्क है जो ज़्यादातर नॉन टेक्निकल रीडर के लिए लिखा गया है। तो ये मतलब सेकंड ऑब्जेक्टिव था। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गवर्नमेंट में जो इतना कुछ काम करके, मतलब जो हमारे जनरल पब्लिक होती है, जब सरकार ठीक से काम नहीं करती है, ज्यादातर यही विचार होती है कि चलो पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स लेजी हैं, लेकिन द इंट्रिकसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो हाउ डज द गवर्नमेंट वर्क, क्या कंस्ट्रेंट्स है, हाउ कैन दिस बी मेड टू वर्क बेटर, एंड हाउ कैन वी हैव अ constructive discussion of how do we move the country forward. So मतलब to kind of bring a constructive tone to the discourse, ये मेरे मतलब broad goals थे। और जब मैंने शुरू किया था, frankly मेरे को पता नहीं था कि इतना बड़ा किताब निकलेगा। जब पहले मैंने प्रपोजल लिखा था 5 साल पहले, सोचा था कि ये लगभग 3 साल और 400 पन्नों का किताब होगा, और जब तक मैंने खत्म किया ये 5 साल लगा और 800 पन्नों का किताब हो गया। लेकिन आपके श्रोताओं को मैं मतलब आश्वस्त करता हूँ कि ये पढ़ने के लिए बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि लेकिन के अगर कुछ सैंपल चाहें तो मेरे ऑपेड्स कुछ पढ़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत इजी टू रीड है। तो ऑलमोस्ट के हर 2 पेज को, एक सबसेक्शन को एक ऑपेड समझ के आप पढ़ सकते हैं। तो मेन बुक जो है वो 600 पन्ने की है, और बाकी 200 पेज जो है, जैसे आपने कहा, उसमें नोट्स और रेफरेंसेस हैं। तो मतलब ये किताब ऐसी लिखी गई है ताकि कोई जनरल रीडर इसको 600 पेज में खत्म कर सके, बहुत कुछ सीख सके। लेकिन वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जो इनको और डीपली स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए नोट्स और रेफरेंसेस होपफुली बहुत काम आएगा। तो लिखते लिखते मेरा ये उद्देश्य है कि मैं मानता हूं कि इस किताब के लगभग 5 ऑडियंस हैं। तो मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में 3 ऑडियंस हैं। एक जो है कोई भी आम नागरिक जो गवर्नेंस या इंडिया की डेवलपमेंट में कोई भी दिलचस्पी रखता हो, तो कोई भी आम नागरिक को ये किताब मेरे ख्याल से बहुत यूजफुल पड़ेगा। दूसरा जो इमीडिएट ऑडियंस है वो है जो भी गवर्नमेंट में है, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो है दूसरी लीडरशिप। और तीसरी लीडरशिप है जो सोशल सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि हम अभी इंडिया में डेवलपमेंट एजेंसीज बहुत सारे हैं, नॉन प्रॉफिट्स बहुत हैं, सीएसआर बहुत हैं। तो जो भी मतलब ये सोशल सेक्टर में काम करते हैं, उनको भी मेरे ख्याल से ये बुक से काफी फायदा आएगा। और लॉन्ग टर्म में मेरे 2 ऑडियंस हैं। मेरे लॉन्ग टर्म सबसे महत्वपूर्ण ऑडियंस ये है स्टूडेंट तक पहुंचे, क्योंकि ये किताब मैंने इसलिए लिखी कि मैं यूसीएसडी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जहां पढ़ाता हूं, तो इंडियन इकोनॉमी पे एक कोर्स पढ़ाता हूं, और इस कोर्स के लेक्चर्स के पॉडकास्ट एक स्टेट के फाइनेंस सेक्रेटरी ने सुन के मेरे को कहा कि ऐसे किताब लिखने से इंडिया के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक पॉलिसी में, इतने सारे क्षेत्र में, वो स्टूडेंट्स को मतलब बुक शुड होपफुली बी यूजफुल। और लॉन्ग टर्म में आई थिंक द रियल इम्पैक्ट ऑफ द बुक comes from students. So it is written ऐसे मतलब broad readership को मन में रखते हुए लिखा गया है, और बस वही होप है मेरी कि the broad readership will benefit from the book. हाँ कार्तिक, और मैं यही बोल रहा था, एक्चुअली इसको 600 पेजेस देखने का मुझे लगता है सही तरीका नहीं है। मुझे लगता है आप वो 600 पेज पढ़ लेंगे तो उसका जो अवसर, फायदा है, अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट, वो इतना ज्यादा है कि आप वो 600 पेज पढ़ेंगे तो आपको कई सारे 3000 पेज नहीं पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कई सारी चीजों का जो डेवलपमेंट लिटरेचर का स्टेट ऑफ द आर्ट इस किताब में है। तो इस तरीके से मैं तो कहूंगा अपने श्रोताओं को। लेकिन आप ये बताइए कार्तिक, ये किताब लिखने का जो प्रोसेस था वो क्या था? हाँ, और मतलब और एक बात और कहूंगा कि मतलब सच कहो तो ऐसी किताब ज्यादातर एकेडमिक रिसर्चर ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जॉब ये होती है कि आपने पूछा कि ये जो रेफरेंसेस हैं, नोट्स हैं, इतने सारे नोट्स कहाँ से आए, तो मतलब जो एकेडमिक मैंने अपने प्रेफेस में लिखा है कि मैं आभारी हूं कि मैं एक प्रोफेसर हूं, क्योंकि मेरा काम ही होता है पढ़ना पढ़ाना, और ये पढ़ना पढ़ाने के प्रोसेस में 15-20 साल के प्रोसेस में जो थॉट्स इकट्ठे होते हैं, जो कनेक्ट होते हैं, तो हमारे ओवर टाइम जो ज्यादातर मेरे पेपर्स के साइटेशंस को मिलाकर 80% उसी में आ जाएगा, क्योंकि ये जो हर पेपर जो है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लिटरेचर का साइटेशन है उसमें। तो वैसे तो इट डज नॉट के ओरिजिनल फिर से जाके पढ़ना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर मैंने पढ़ा हुआ था। लेकिन ये भी सही है कि इस किताब में सबसे ज्यादा काम मुझे इस पे करना पड़ा, क्योंकि जो कोर मिडल ऑफ द बुक है वो जो है इकोनॉमिक्स का। लेकिन इस बात पे मैं मतलब ओवर टाइम I have
बिकम जब मैं इंडियन इकोनॉमी का कोर्स पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाते-पढ़ाते ये एहसास हुआ है कि इंडियन इकोनॉमिक्स हम समझ ही नहीं सकते पॉलिटिक्स समझने से पहले। लेकिन पहले पॉलिटिक्स समझने के बगैर हम इंडियन इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं सकते। तो उस रिफ्लेक्शन के दौरान इसलिए किताब की सीक्वेंस अगर आप देखें तो जो चैप्टर 2 जो है वो मतलब द पॉलिटिशियंस प्रेडिकेमेंट जो कहा है, आई थिंक दीज चैप्टर्स आर चैप्टर्स आई एम वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि इनको लिखने के लिए मेरे को बहुत कुछ और पढ़ना पड़ा और वो पढ़ के सिंथेसाइज करके वो भी मतलब रेफरेंसेस में है। तो प्रोसेस जो है फिलहाल, जैसे हम प्रोफेसर लोग किसी भी रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोसेस मतलब उससे कोई डिफरेंट नहीं था। लेकिन ईच चैप्टर मैं कोई एक मिनी बुक मानता हूँ इसमें, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 3000 पेज के शायद इनसाइड 600 पेज में है। तो वैसे ही कई लोग जो आजकल किताब पढ़ रहे हैं मेरे को कह रहे हैं कि जो एक-एक चैप्टर वो पढ़ रहे हैं उनको एक किताब के इक्विवेलेंट उनसे इनसाइट्स निकल रही हैं। तो मैंने हर चैप्टर को एक ऑलमोस्ट पैरेलल प्रोजेक्ट के के तौर से अप्रोच किया है। तो लगभग मैं कहूँगा कि स्टार्ट टू एंड 5 साल लगे। हर चैप्टर को फुल्ली आउटलाइन करके ड्राफ्ट करने में शायद फर्स्ट ड्राफ्ट का हर एक चैप्टर का शायद 1 महीना लगा हो, और उस 1 महीने तो टिपिकली मेरा रूटीन ऐसा रहेगा जब मैं नॉन टीचिंग सेमेस्टर में हूँ, नॉन टीचिंग क्वार्टर में हूँ, तो सुबह 8 से 1 बजे, लेकिन बिल्कुल कोई कॉल्स, कोई मीटिंग्स, कोई डिस्टर्बेंस बिना रखे वो 5 घंटे जो होते हैं वो मेरा डीप वर्क का टाइम होता है, जहाँ सिर्फ किताब की काम होती थी। और फिर लंच के बाद जो भी मीटिंग्स होते थे स्टूडेंट्स के साथ या डिपार्टमेंट में सेमिनार है, फैकल्टी के दौरान हम रिसर्च करते हैं, हम टीचिंग करते हैं, हम बहुत सारे कहते हैं सर्विस करते हैं, मतलब सेमिनार्स में जाते हैं, फैकल्टी मीटिंग में जाते हैं और बहुत कुछ और काम करते हैं। तो जनरली जो नॉन रिसर्च वर्क है वो मैं आफ्टरनून में करता था, और इवनिंग्स में जब मैं यूएस में हूँ, इंडिया के साथ कॉल होते हैं, जैसे अभी हो रहा है हमारा, जब मैं इंडिया में हूँ यूएस के साथ कॉल होते हैं, तो डिनर के बाद मेरे 2 घंटा दुनिया के ऑपोजिट जो बैठा है उसके साथ संपर्क करने के लिए, वैसा मेरा डे का लगभग प्लानिंग होता है। और इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा श्रोताओं के लिए, तो जो ऑल्दो आई मीन कार्तिक ने बोला कि वो किताब जनरल पब्लिक के लिए उनका काफी बड़ा ऑडियंस है, लेकिन जैसा हम और पुलियाबाजी में अक्सर बोलते हैं कि आइडियाज डम डाउन नहीं करने चाहिए, तो वो कार्तिक की बुक में आपको ये नहीं दिखेगा कि क्योंकि जनरल पब्लिक इंटेंडेड ऑडियंस है, कोई भी आइडिया को बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन किया है, ऐसा सिंप्लीफाई नहीं किया है कि आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ चीटिंग हो रही है। तो आप उसमें कितना भी डीप जा सकते हैं, मतलब आपको प्रेस्ड ऑन कर्व जैसी चीज बताई जाएगी, लेकिन पहले समझाई जाएगी और वो अच्छे से समझा के फिर बताया जाएगा कि इसका रेलेवेंस क्या है। और हम तो पुलियाबाजी में हमेशा ये चीज डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि सब लोग हर आइडिया से एंगेज कर सकते हैं, उसको सिर्फ सही लेवल पे शुरू करने की जरूरत है। तो ये बुक एकदम मतलब पुलियाबाजी के इथॉस वाली बुक मेरे को लगी। तो मैं भी इसमें थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगी कि इतनी बड़ी किताब है, ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे इतनी मोटी किताब हम कैसे पढ़ते हैं। वैसे मुझे मोटी किताबें बहुत पसंद है बट इसमें हर चैप्टर एक मतलब आप एक चैप्टर वाइज जा सकते हैं, चैप्टर आगे पीछे भी जा सकते हो। काफी बार मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी किताब है जो मैं बार बार रिफर करूंगी, अगली पुलियाबाजी में भी शायद हम इसका रेफरेंस देंगे, ऐसा होने ही वाला है। तो इस प्रकार की किताब है जो आप बार बार रिफर कर सकते हो, तो उस हिसाब से वो बहुत ही सही किताब है। तो थोड़ा डिस्कशन पे आ जाते हैं कार्तिक, हम आपके तो स्टेट कैपेसिटी का जो विषय है वो तो मतलब हमने पुलियाबाजी पे बहुत बार डिस्कस किया है, पर आप थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाइए कि आपको क्यों ऐसा लगता है। आपका मेन असर्शन ये है कि हमारी स्टेट कैपेसिटी अभी हमारे लिए एक बॉटलनेक बनी हुई है, जिसको हमें सुधारना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो ये ऐसा आप क्यों कहते हैं, और क्या ये अभी बहुत ज्यादा सच है 30 साल से पहले के कंपैरिजन में? क्या ये बात और भी एग्रेवेट हो चुकी है? थोड़ा इस पे और अगर आप बताएंगे तो सही रहेगा। हाँ, तो ये जो स्टेट दो चीजें कहूंगा। तो पहले जो है, तो पहले अगर हम ये किताब की टाइटल जो है एक्सेलरेटिंग इंडियाज डेवलपमेंट, तो इसका मतलब मूल उद्देश्य यही है कि अभी अगले जो 25 इयर्स में हम ऐसे क्या चीजें कर सकते हैं पॉलिसी के तौर पे, ताकि हम हमारी डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सके। और इस विषय पे जब चर्चा होती है तो ज्यादातर 2
स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं। तो एक होता है ग्रोथ वाले, जो कहते हैं आप इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कीजिए और ग्रोथ हो जाएगा तो अपने आप ह्यूमन डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। जब लोगों के पास ज्यादा आमदनी होती है तो गवर्नमेंट के पास भी ज्यादा रेवेन्यू होता है, तो अपने आप जब इकोनॉमी बढ़ती है तो एजुकेशन भी बढ़ता है, हेल्थ भी बढ़ता है, सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी अपने आप सुधार जाते हैं। तो ये है ग्रोथ व्यू। और इसके कॉन्ट्रास्ट में है डेवलपमेंट व्यू। जो डेवलपमेंट तो ग्रोथ व्यू ज्यादातर इंडिया में जगदीश भगवती और अरविंद पाणगरिया जैसे इकोनॉमिस्ट के साथ एसोसिएट किया जाता है, और इनके कॉन्ट्रास्ट में है जो डेवलपमेंट व्यू जो अमर्त्य सेन और जॉन ड्रेस के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो इनका कहना है कि देखिए जो जीडीपी जो है, मतलब ये कोई कोर ऑब्जेक्टिव तो जीडीपी नहीं है, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन लाइफ को सुधारना है और ह्यूमन कैपेबिलिटीज को सुधारना और ह्यूमन एम्पावरमेंट को सुधारना है। और उनका ये कहना है कि जो अगर हम ये कैपेबिलिटीज फ्रेमवर्क से देखें तो ज्यादातर हमें फोकस देना चाहिए हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सोशल सेक्टर पे। तो ये मोटा मोटी तौर पे ग्रैंड आइडियोलॉजिकल डिबेट रहा है डेवलपमेंट दुनिया में। और ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे संस्थाएं ज्यादातर ग्रोथ पर फोकस किए हुए हैं और यूनाइटेड नेशन जैसे संस्थाएं ज्यादातर डेवलपमेंट में फोकस किए। तो ग्लोबल तौर पे भी ये डिबेट रह चुका है। तो मेरा इस किताब में पॉइंट ऑफ डिपार्चर ये है कि जब स्टेट कैपेसिटी क्या होती है, स्टेट कैपेसिटी जो हम राज्य क्षमता जो कहते हैं, उसको ब्रॉडली हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम पॉलिसी बनाते हैं या जो बजट हम किसी विषय पे एलोकेट करते हैं, तो वो पॉलिसी इफेक्टिवली लोगों तक कैसे पहुंचता है। जो बजट हम एलोकेट करते हैं, वो बजट जो हम एलोकेशन पे हम फोकस करते हैं, लेकिन वो एलोकेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ है उसका हम ज्यादा फोकस नहीं करते। तो 20 साल का जो मेरा रिसर्च रहा है किसी भी विषय में अगर आप देखें, तो मैं जैसे मैंने कहा मैं पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिस्ट हूं और डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं। तो पब्लिक फाइनेंस के तौर पे मैं देखता हूं कि जो सरकार किसी विषय पे खर्च करती है तो उस खर्च का क्या असर होता है। तो ज्यादातर मेरे इतने सारे पेपर्स में ये सीखने को मिला है कि जब हम गवर्नेंस और कैपेसिटी पे हम ध्यान दें तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिंपली एडिशनल ज्यादा खर्च करने से कई ज्यादा हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस पे फोकस करने से मिलता है। तो मोटा मोटी बात यह है कि एक ब्लैक बॉक्स है हमारे जो गवर्नमेंट है, तो वो इस ब्लैक बॉक्स के ऊपर से हम पैसा डालते हैं, नीचे से कुछ आउटकम आता है। तो अभी हमारा फोकस रहता है कि 3-4 ब्लैक बॉक्स है और बॉक्स में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉक्स में डालें या ह्यूमन डेवलपमेंट बॉक्स में डालें। मेरा ये कहना है कि हम जिस भी बॉक्स में भी पैसा डाल रहे हैं, ये बॉक्स का एफिशिएंसी इतना खराब है कि अगर हम इस बॉक्स का एफिशिएंसी हम सुधार सके तो हम सारे सेक्टर्स में एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो वी कैन हैव एवरीथिंग। तो ऐसे नहीं कि हमको चूज करना पड़ेगा कि ग्रोथ करें या डेवलपमेंट करें। अगर हम इस गवर्नमेंट मशीनरी को सुधार सके तो हम सब कुछ ज्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो बुक जो है, वैसे तो 2 किताब है इसमें। तो पहला किताब जो है बिल्डिंग एन इफेक्टिव इंडियन स्टेट, तो हम कैसे हम राज्य क्षमता बढ़ाएं, स्टेट इफेक्टिवनेस को बढ़ाएं। और दूसरा हाफ है एक्सेलरेटिंग इंडियाज डेवलपमेंट, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमारी सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट अभी यही है कि गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस को हम अगर सुधार नहीं सकेंगे तो हम डेवलपमेंट को एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ मेरे विचार नहीं है। अगर आप देखें तो मेरे 2 किताब के सबसे पहले एंडोर्समेंट जो हैं, जो मोंटे कालूवाला जी के हैं, तो उन्होंने यही कहा कि वो 91 आर्थिक रिफॉर्म्स के वो एक बड़े आर्किटेक्ट थे। तो उन्होंने ये कहा है कि 91 रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन फिलहाल थोड़े इजी थे, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये था कि गवर्नमेंट को हटाया जाए ताकि ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो वो कर दिया है, लेकिन अभी जो हमें रिफॉर्म्स करनी है वो है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, और वो एक निर्माण वाला प्रोजेक्ट है। और वो निर्माण वाला प्रोजेक्ट मतलब इट इज फंडामेंटली मोर कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो वैसे जो राकेश मोहन जी थे, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, और वो भी मतलब इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। तो उनका भी जब 2018 का किताब आया कि 25 इयर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म का जब उन्होंने रिव्यू किया था, तो उनका भी यही कहना है कि द ग्रेटेस्ट कंस्ट्रेंट टू एक्सेलरेटिंग इंडियाज ग्रोथ इज the poor delivery of basic services. So that is the way to think about it. और मैं एक तीसरा बात कहूंगा अभी, क्योंकि अगर आप ये ग्रैंड थियरीज को छोड़ के अगर आप अभी हाल ही में देखें कि इंडियन इकोनॉमी की क्या कहानी है, तो यहाँ पे भी हमको मतलब तो इंडिया में कहते हैं ना कि एवरीथिंग दैट इज ट्रू द ऑपोजिट इज आल्सो ट्रू, है ना। क्योंकि लाइक आई मीन हमारी आबादी इतनी बड़ी है, तो 1.4 बिलियन लोग हैं। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन से जहां सैंपल ले, आप मतलब किसी भी कहानी के लिए एक डेटा पॉइंट आप दिखा सकते हैं, क्योंकि इतनी वेरिएशन है ना। तो वैसे तो मोटा मोटी तौर पे देखें तो इंडियन इकोनॉमी की कहानी अभी ये है कि
हमारे एक टॉप 10% है, और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, जो साजिद पाई जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो लिखते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जो इंडिया 1 इंडिया 2 जो लिखते हैं, तो उनका भी यही मानना है कि ज्यादातर इंडिया भी एक टॉप 10% है जो सैलरीड इनकम है, और जिनकी सैलरीड इनकम है वो मतलब ग्रोथ के इंजन हैं, क्योंकि वो ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जो आईटी में है, जो फार्मा में है, जो सर्विसेज एक्सपोर्ट होते हैं, वहां पे ग्लोबली कंपेटिटिव हमारे लोग हैं। और उनकी इनकम जो है उससे जो डिमांड क्रिएट होता है उससे अगले 30% को जॉब्स मिलती हैं, जो हमारे अर्बन एरियाज में ज्यादातर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, जो सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनका इनफॉर्मल जो नौकरी होता है, लेकिन वो 30% का डिमांड उस टॉप 10% से आ रहा है। लेकिन वो जो बॉटम 50 to 60% जो है हमारे ज्यादातर देहाती क्षेत्रों में, जो ज्यादातर इस ग्रोथ प्रोसेस से वंचित हो चुके हैं, क्योंकि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास हेल्थ नहीं है। अगर 35% हमारी पॉपुलेशन को मेल न्यूट्रिशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में लगभग 50% रूरल बच्चे 5वीं कक्षा खत्म करते हैं, 2nd ग्रेड तक भी पढ़ नहीं पाते। सो सिंपल स्टोरी ये है कि अगर हम 6-7% से हम 8-9 या 10% पे हम ग्रो करना चाहते हैं, तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं वी कैन नॉट ग्रो विदाउट फायरिंग ऑन ऑल इंजन, और हमारे सारे इंजन फायर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो 50% दैट इज लेफ्ट आउट, उस इंजन को हम कैसे फायर करेंगे? तो उस इंजन को फायर करने के लिए उनका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन द पॉइंट ऑफ डिपार्चर इन द बुक क्या है, जो ज्यादातर लोग कहते हैं कि अच्छा हमको हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, उनका ऑटोमेटिकली अजम्पशन होता है कि इसका मतलब है हमको बजट बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बजट बढ़ाने से आपको ज्यादा इंपैक्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो हमारी मतलब जो पब्लिक सिस्टम्स जो हैं वो इतनी इनएफिशिएंसी है कि हमको उसको एफिशिएंट करने में सबसे ज्यादा फोकस देना चाहिए, तभी हम डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर पाए। कार्तिक, आपकी बुक में एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, तो मैंने कहा वो यूज करना चाहिए। तो कार्तिक अपनी बुक में बोलते हैं कि भाई हमारी एस्पिरेशन बढ़ गई है और हम झगड़ा करते रहते हैं कि हम डीजल गाड़ी यूज करें कि पेट्रोल यूज करें, लेकिन गाड़ी एम्बेसडर ही है अभी तक। तो अभी एम्बेसडर गाड़ी जो 30 साल पहले की ली हुई है, ठीक है, तो वो गाड़ी भी बहुत पहले डिजाइन हुई है, उस समय ठीक से डिजाइन हुई थी, उस समय के हिसाब से शायद 70 साल पहले डिजाइन हुई है, और वो डिजाइन हम अभी तक चलाना चाहते हैं। तो 70 साल पुरानी गाड़ी आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाइए, उसमें कितना भी फ्यूल डाल लीजिए, तो वो चलने वाली वैसी खटारा ही है। तो आप इस बजाय कि सिर्फ यही झगड़ा करना है कि हमको कहाँ जाना है, हम शायद हर जगह जा सकते हैं अगर हम अब मारुति बलेनो में आ जाएं, तो ऐसा हमको कोशिश करनी चाहिए। तो ये मुझे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लगा कार्तिक आपकी बुक। और कार्तिक, मुझे जब आप कह रहे थे स्टेट कैपेसिटी क्यों बॉटलनेक है, तो मुझे पुलियाबाजी के श्रोताओं को पता है हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी थियरी पर भी एपिसोड्स किए हैं, क्योंकि ये एक लीनियर सिस्टम तो नहीं है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम में अक्सर बात करते हैं कुछ लेवरेज पॉइंट्स होते हैं। लेवरेज पॉइंट्स वो होते हैं जिसमें आप थोड़ा भी बदलाव कीजिए उनमें, तो उसका जो इफेक्ट रहता है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो स्टेट कैपेसिटी मुझे लगता है उस तरीके का एक लेवरेज पॉइंट है, जिसमें आप थोड़ा 10% अगर बेहतरी करेंगे तो आपका जो गेन है वो काफी बड़ा होगा। तो अगर हम लोग इसे कॉम्प्लेक्सिटी के नजरिए से देखें तो और हमें समझ में आएगा कि क्यों ये एक बॉटलनेक है जो जिस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस एक चीज से आपको शायद बहुत सारे गेन्स मिलेंगे। और कॉम्प्लेक्सिटी की जब बात कही तो मतलब एक सो इन सम सेंस ये बुक आई वुड से इंटेलेक्चुअल तौर पे इसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन ये है कि आप पहले पूछ रहे थे कि स्टेट कैपेसिटी को मेजर कैसे करते हैं। तो एक प्रॉब्लम जो है, जो एकेडमिक रिसर्च जो होती है स्टेट कैपेसिटी में, तो वो उसका मेजरमेंट ऐसे करते हैं कि वो आउटकम्स को देखते हैं और फिर मेजर करते हैं। तो एक फेमस स्टडी हुआ जहां पे यूएस के कुछ रिसर्चर्स ने लगभग 150 देशों को एक लेटर भेजा जिसमें एड्रेस गलत था, और ये देखना था कि वो लेटर वापस आता है कि नहीं। तो बिकॉज वो एक मेजर होता है कि स्टेट कैपेसिटी क्या है, कि पोस्टल सिस्टम का कैपेसिटी, और उसके तौर से उन्होंने मेजर किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप आउटकम के तौर से आप स्टेट कैपेसिटी मेजर कर सकते हो, लेकिन उससे आपको पता नहीं चलता कि स्टेट कैपेसिटी को बढ़ाए कैसे। वो मतलब एक टोटोलॉजिकल चीज हो जाती है कि आप कहते हो कि जहां आउटकम्स अच्छी है वहां कैपेसिटी अच्छी है, तो उसमें तो मतलब आपको ये कोई इंसाइट नहीं मिलता है कि आप इस ब्लैक बॉक्स के इस चक्रव्यूह में घुस के इसको कहां सीधा करोगे इसको, है ना। तो वही जब आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हो, तो हमारी जो स्टेट जो है वो भी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो मतलब आई वुड से इंटेलेक्चुअल तौर पे इस बुक का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि जो स्टेट को है वो ब्लैक बॉक्स को खोल के देखे कि कौन से की लेवरेज पॉइंट्स हैं जो मतलब सिस्टमिक तौर पे ये सिस्टम को बेहतर कर सके। और ये मतलब
वैसे तो ज्यादातर इकोनॉमिक्स से भी ये इंसाइट्स नहीं आए, ये तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से आते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट लिटरेचर, ऑर्गेनाइजेशन लिटरेचर, तो वहां से पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होती है, क्योंकि हम सरकारी कल्चर, सरकारी सिस्टम को अगर हम इसको सुधारना चाहें, तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के क्या विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमारे सरकार में नहीं है, और अगर हमको धीरे धीरे ऐसे सिस्टम्स अगर ले आने हैं तो क्या करने पड़ेंगे। तो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के अगर आप खास कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो एक होता है आउटकम्स के, कौन से आउटकम पे हम फोकस करते हैं, कि अगर आप किसी भी कंपनी पे देखें तो उनका क्वार्टरली गोल्स होते हैं, क्वार्टरली टारगेट्स होते हैं, और वो जो टारगेट बनता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन उस टारगेट के तौर पे जाती है। तो अभी हमारे गवर्नमेंट में जो है, अगर कुछ भी मेजरमेंट अगर होता है, कुछ भी गोल्स होते हैं, तो ज्यादातर वो स्कीम्स और इनपुट पे होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी आउटपुट या आउटकम पे फोकस नहीं होता है। तो पहली चीज ये है कि अगर हमको गवर्नमेंट को आउटकम ओरिएंटेशन देना है, तो हमें ये पहला फिक्स करना पड़ेगा कि मेजरमेंट का हम री इन्वेस्ट करें हमारे स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स में। तो वो एक खास चैप्टर है। फिर सेकंड चीज ये है, जो ऑर्ग थ्योरी में भी कई बार दोहराया जाता है, कि किसी ऑर्ग कल्चर में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पर्सनल मैनेजमेंट, जो आपके लोग जो हैं, क्योंकि सरकार होती क्या है, लोगों, नागरिकों के अगर उनके दृष्टिकोण से देखें, तो सरकार नहीं है, वो जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं वही तो सरकार है। तो आप किसी सरकारी एम्प्लॉय से आपका इंटरेक्शन होता है, तो आपके लिए तो वही सरकार है ना। तो अगर हमें सरकार को इफेक्टिव बनाना है, तो हम सरकारी एम्प्लॉइज को इफेक्टिव बनाए बगैर सरकार को इफेक्टिव बना नहीं सकते। तो ये पर्सनल एक मूल पिलर है जो स्टेट कैपेसिटी की है। और तीसरी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर अगर आप देखें, तो ऑर्ग कल्चर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स के पैसा कहां जाता है। तो बजट जहां ज्यादा बढ़ता है वहां पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। तो हमारी बजट से पब्लिक फाइनेंस पे इतनी इनएफिशिएंसीज हैं जो मैं कहता हूं। और ये आपके मतलब श्रोताओं के लिए एक इंपॉर्टेंट इंसाइट है कि जब हम ज्यादातर बाहर से हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट में इनएफिशिएंसी है, तो ज्यादातर हम सोचते हैं कि करप्शन का प्रॉब्लम है ना। तो लेकिन क्या रिसर्च बताता है कि जो वेस्ट जो होता है गवर्नमेंट में, उसमें ज्यादातर 80% से ज्यादा करप्शन नहीं होता है, इनएफिशिएंसी के कारण होता है। सो करप्शन का जो उसमें योगदान है ऑलमोस्ट ओनली अबाउट 20% है। ऐसा नहीं कि करप्शन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करप्शन पे हम इतना अटेंशन देते हैं कि जो रूटीन डे टू डे इनएफिशिएंसी है उस पे हम अटेंशन नहीं देते। तो ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि नहीं करप्शन के पीछे जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एक एडवर्सेरियल फ्रेमिंग हो जाता है जहां पे आप ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इनएफिशिएंसी पे फोकस करें, तो वो जो 80% जो है, तो वहां पे तो मतलब सब मानते हैं इनएफिशिएंसी कम करना है, तो उसमें कोई आपको अपोजिशन नहीं होगा। फिर लोग पूछेंगे अच्छा तो कैसे कम करें इनएफिशिएंसी को, तो फिर वहां पे हम अटेंशन फोकस कर रहे हैं। तो ये किताब का एक और मेरा गोल ये रहा है, क्योंकि हमारी पब्लिक डिस्कोर्स भी थोड़ा मतलब सिर्फ इंडिया में ही, दुनिया भर थोड़ा ज्यादा पोलराइज हो चुकी है इस सोशल मीडिया के माहौल में, कि आप या तो इस कैंप में हैं या तो उस कैंप में हैं। तो मेरा मतलब ये खास एफर्ट रहा है कि हम कैसे एक कॉमन ग्राउंड को आइडेंटिफाई कर सके, जहां वी कैन हैव ब्रॉड एरिया ऑफ कंसेंसस टू काइंड ऑफ फोकस ऑन प्रोग्रेस फॉर द कमिंग ईयर्स। कार्तिक, आपने जैसे जो डिफरेंस किया है संस्था और संगठन में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। संस्था मतलब इंस्टीट्यूशन, जैसे हम लोग अक्सर राज्य को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखते हैं, और लेकिन इस किताब में एक संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे समझने की कोशिश की है। तो वो फर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है कार्तिक, क्या हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि बेहतर सर्विसेज लोगों को चाहिए और सप्लाई साइड से हमें ये चीजें करनी चाहिए जिससे हम लोग बेहतर सर्विसेज प्रदान कर सकें। लेकिन आप ये बताइए कि क्या लोगों को सच में बेहतर पब्लिक सर्विसेज चाहिए? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं एलीट एग्जिट हो चुके हैं। दूसरा, जो लोग सरकार से कुछ चाहते हैं वो भी अपने ग्रुप के लिए कुछ चाहते हैं, ऐसा भी अक्सर होता है। अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के ग्रुप। तो पब्लिक सर्विसेज मतलब जिसमें सच में हम लोग पब्लिक गुड्स जिसे कहते हैं, नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल, उस तरीके की चीजों की एक्चुअली डिमांड बढ़ रही है क्या? हमें पता है क्या फॉर श्योर? पहले जो है ना, मैं ये जो टेक्नोक्रेटिक चीज जो मैं लिखने वाला था, फिर मेरे को यही एहसास हुआ कि आप जैसे पूछेंगे कि आप बड़ी टेक्निकल ज्ञान आप दे रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन ये ब्यूरोक्रेट मानेंगे क्यों? तो इसलिए मतलब ये आपका क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि पॉलिटिशियन तब मानेंगे जब वोटर्स के तौर से डिमांड होगा। तो वही वो जो चैप्टर 2 जो है, जो पॉलिटिशियंस प्रेडिकमेंट, उसमें मैंने क्या मतलब समझाया है कि हमारी पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंस से 2000 तक ज्यादातर अगर आप डेटा देखें तो एंटी इनकम्बेंसी होता था, क्योंकि लोग
लोग हमेशा जो भी नेता थे उनसे अनसैटिस्फाइड थे। लेकिन अगर आप डेटा देखें तो 2000 के बाद जो परफॉर्मिंग गवर्नमेंट्स हैं, लाइक आई मीन उनका री-इलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाता है। तो मतलब डेटा दिखाता है कि वोटर्स जो हैं गुड गवर्नेंस को रिवॉर्ड करते हैं, और आप ये देख सकते हैं क्योंकि जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स जो री-इलेक्ट होते जाते हैं, और मतलब आप देखें तो बीजेपी की सक्सेस जो है, मतलब उनका आइडेंटिटी का जो बेस वोट है, वो बेस वोट हमेशा रहा है उनके साथ, वो जो 20% जो है। लेकिन जीतने के लिए वो द नेक्स्ट 20% जो चाहिए, वो मतलब दैट इज द गवर्नेंस वोट या लाभार्थी वोट जो है। तो मतलब ये भी मतलब प्राइम मिनिस्टर इसी इश्यू पे जो आधार यूज करके या डिबिट यूज करके या जो मतलब लीकेज जो उन्होंने मतलब इफेक्टिवली कम किया है, तो आई थिंक दैट इज अ बिग रीजन फॉर हिज पॉपुलैरिटी राइट नाउ। एंड द चैलेंजेस जो है, इन्होंने पहली इसका फर्स्ट फेज का वी हैव सीन द प्रोग्रेस व्हिच इज इन एरियाज वेयर टेक्नोलॉजी कैन डिसइंटरमीडिएट द ह्यूमन, बट द डिफिकल्ट नेक्स्ट स्टेप इज जहां ह्यूमन को आप डिसइंटरमीडिएट नहीं कर सकते, जहां सर्विस डिलीवरी की बात है, जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, जो पुलिस है, जो कोर्ट्स है, तो यहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी आपका एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, लेकिन फंडामेंटली ह्यूमन इंटरमीडिएटेड सर्विसेज है, तो दिस इज मोर डिफिकल्ट। बट हियर वी कैन अगेन बी ऑप्टिमिस्टिक के वोटर्स को डिमांड है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की सक्सेस जो रही है दिल्ली में, तो ये मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ज्यादातर सर्विस डिलीवरी पे फोकस करके, हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करके दे हैव मैनेज्ड टू गेट इलेक्टेड। तो आई थिंक द वोटर डिमांड इज देयर। द प्रॉब्लम इज जैसे संतोष मैथ्यू जी जो हैं, जो एक बड़े डिस्टिंग्विश्ड आईएएस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने कहा कि voters want it, but politicians are afraid to promise it because they don't know that they can deliver. उनको पता नहीं कि हम अगर प्रॉमिस करेंगे भी तो इसको कैसे डिलीवर करेंगे। तो इसलिए एजुकेशन हेल्थ इसलिए प्रॉमिस नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हम कर सकते हैं। तो लेकिन जहां दिल्ली जैसे एक कंट्रोल्ड हाई डेंसिटी अर्बन एरिया में दे वर एबल टू से ये हम डिलीवर कर सकते हैं। तो द चैलेंज नाउ इज हाउ डू यू बिल्ड सिस्टम्स ताकि एक स्टेट वाइड तौर पे वी कैन इंप्रूव द सर्विस डिलीवरी। तो मेरा तो ये मानना जरूर है कि लोगों का डेफिनेटली सर्विस डिलीवरी पे इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा, क्योंकि यही इसलिए जो चैप्टर 8 जो है, जो फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन वाली चैप्टर जो है, वो मतलब एक बहुत अहम चैप्टर है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो है, प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि हमारी गवर्नेंस इतनी सेंट्रलाइज्ड है, तो वोटर जब वोट डालने को जाता है तो 5 साल में कई मुद्दों पर थोड़ी उनकी आइडेंटिटी के प्रेफरेंसेस होती हैं, थोड़ी पॉलिसी प्रेफरेंसेस होती हैं, थोड़ी रीजनल प्रेफरेंसेस होती हैं, सारी प्रेफरेंसेस को एक ही वोट पे एक्सप्रेस करना होता है। लेकिन अगर आप इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइज करें सर्विस डिलीवरी जो है, अगर आप फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे देखें, तो सर्विस डिलीवरी आइडियली लोकल गवर्नमेंट में बैठना चाहिए, और लोकल इलेक्शंस जो होते हैं ज्यादातर सर्विस डिलीवरी पे ही होते हैं। और अगर हम डिसेंट्रलाइज करें तो पॉलिटिकल रिवॉर्ड्स पर सर्विस डिलीवरी भी आ जाए। तो इनफैक्ट जब मैंने बुक में भी कहा है कि केजरीवाल जी जो उनको चीफ मिनिस्टर ज्यादा इंडियाज मोस्ट एम्पावर्ड मेयर माना जा सकता है, क्योंकि यू नो ही इज रनिंग अ सिटी, एंड सो देयर इज ये जो डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग काइंड ऑफ द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फॉर सर्विस डिलीवरी। सो ऑल ऑफ दीज हैव टू कम इन एन पैकेज, बट इट इज कॉम्प्लिकेटेड राइट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसलिए मतलब कॉम्प्लेक्स बुक है, बट जितना सिंप्लीफाई हो सके सिंप्लीफाई करके दिखा दें। ये तो कॉम्प्लेक्स विषय है ही, उस पे तो मतलब कोई डिबेट नहीं हो सकती है। मुझे इसमें थोड़ा सा आपको पूछना था, जैसे जब हम सर्विस डिलीवरी की बात भी करते हैं, तो मुझे लगता है भारत में अगर जब इस प्रकार की चीजों की डिमांड भी होती है, तो हम ज्यादातर ऐसी चीजें डिमांड करते हैं जो हमें सीधा मिल जाए। मतलब कि मुझे कोई कैश मिल रहा है अगर मैं कोई फार्मर हूँ, या अगर मुझे खाना मिल रहा, मतलब ये ऐसे इसको मैं नेगेटिवली नहीं बता रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ, लोगों को फूड मिले जो मैं टैंजिबली फील कर पाऊँ एज अ यूजर कि मुझे मिल रहा है, राइट। पर हम उस चीजों की जिन्हें हम इकोनॉमिक्स में क्लासिकल जो पब्लिक गुड्स मानते हैं, राइट, कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ बेटर हो या हमारा प्राइमरी एजुकेशन बेटर हो, आई थिंक ये वाली चीजों पे हमने एटलीस्ट मिडिल क्लास ने तो गिव अप कर ही दिया है। मतलब वो अब कोई मांगता ही नहीं है, क्योंकि उनको भी नहीं लगता कि कोई देने वाला है, तो वो मांग लो जो शायद तुम्हें मिल जाए। ख्याति शायद ऐसा ही है मास में भी। अगर आप अभी देखें, एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जो एक कोशिश चल रही है, प्रशांत किशोर जी बिहार में ट्राई कर रहे हैं, तो लेकिन उनका ग्राउंड मूवमेंट इज नॉट टू से मैं क्या करूंगा, वो कोशिश कर रहे हैं डिमांड जनरेशन की। लोगों से कह रहे हैं कि आप ये क्यों नहीं मांगते हैं, हाँ। तो आप ये मांगेंगे तो मिलेगा, मेरे से नहीं मिलेगा तो किसी से तो मिलेगा। बट वो एक नया मेरे को एक एंगल लगा है, प्रयास लगा है, वेयर ही इज डूइंग अ वेरी ग्राउंड अप, गांव-गांव जाके लोगों से बोल रहे हैं कि आप ये मांगिए, आपको जो मांगते हैं वो मिलता है, आप आज तक जो मांग रहे थे आपको मिला है, आप
जाति मांग रहे थे, धर्म मांग रहे थे, वो आपको मिल रहा है। अगर आप मांगेंगे एजुकेशन, हेल्थ, तो वो भी मिलेगा, आप मांगिए तो वो एक है चीज। लेकिन ख्याति ने एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज कही है, इसलिए मैंने मतलब बुक में भी इस विषय पे काफी अटेंशन दिया है कि जो रिफॉर्म आइडियाज मैंने सजेस्ट किए हैं, तो ज्यादातर ऐसे आइडियाज हैं जिनको 5 साल में वोटर्स को इतना उसका इफेक्ट दिखेगा कि दीज आर व्हाट आई कॉल पॉलिटिकली इंसेंटिव कंपैटिबल, लेकिन तो मैं ऐसे आइडियाज नहीं वहां पे मतलब पेश कर रहा हूँ जिसके फायदे 25 साल बाद मिलेंगे। मतलब 25 साल की जर्नी है, लेकिन ये 25 साल में मैंने इनफ इंटरमीडिएट आपको मतलब प्राइजेस दिए हैं ताकि लाइक मीन आप ये कर सके। सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो अभी जो है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, हम कहते हैं अच्छा कोई बच्चों की सोचता नहीं है। अभी 20 साल से वी हैव बीन पॉलिसी सर्कल्स में हम यही कहते आ रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में पास किया था फॉर अर्ली चाइल्डहुड, 2009 आरटीए में डाला है, 2013 नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क है, 2020 एनईपी में भी है। लेकिन ये पॉलिसी में सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप फील्ड में जाके देखें, जो एक आंगनवाड़ी जो है जहां पे हमारी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है, वहां पे एक वर्कर होती है और उनके इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। उनका प्री स्कूल एजुकेशन भी है, न्यूट्रिशन भी है, होम विजिटेशन भी है, मैटरनल काउंसलिंग भी है, 14 रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। तो जब आप टाइम यूज करके देखें वहां पे फील्ड में, इवन इन अ हाई परफॉर्मिंग स्टेट लाइक तमिलनाडु, हमने देखा कि दिन में 38 मिनट की इंस्ट्रक्शन होती है। तो हमने मतलब एक सिंपल सी मतलब स्टडी की जहां पे एक पायलट तौर पे, पायलट नहीं था, काफी बड़ा स्टडी था, 4 डिस्ट्रिक्ट में 160 आंगनवाड़ी में हमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा आंगनवाड़ी वर्कर लगाया वहां पे, फोकसिंग ऑन प्री स्कूल एजुकेशन। तो लेकिन इसके रिजल्ट्स हमको इतने स्टनिंग मिले कि नॉट ओनली हमने देखा कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आउटकम्स भी बढ़े और चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन भी कम हुआ, क्योंकि वो जो पहली वर्कर थी उनको अभी न्यूट्रिशन पे फोकस करने के लिए ज्यादा टाइम मिला। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो वर्कर जो है लोकली हायर्ड है, तो अकाउंटेबल भी है। तो कॉस्ट के तौर पे द लोकल वर्कर इज मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन हायरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु लिव्स फार अवे, हु डज नॉट कम, एंड द बेनिफिट इज मच हायर बिकॉज द चिल्ड्रन आर मच यंगर। तो ये हमने इकोनॉमिक तौर पे एस्टिमेट किया है कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रफली 12 to 20 टाइम्स होगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, हम बच्चों पे ज्यादा स्पेंड नहीं करते क्योंकि बच्चे वोट नहीं करते हैं। लेकिन पॉलिटिकली इसमें क्या अट्रैक्टिव चीज है कि सबसे बड़ी समस्या अभी इंडिया में है जॉब्स, है ना। तो लेकिन जॉब्स अभी सरकारी नौकरी मतलब हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इट इज टू एक्सपेंसिव, तो हम सरकारी नौकरी पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप एक सिंपल पॉलिसी तौर से ये जो स्टडी इनफैक्ट आज छपा हुआ है जर्नल पॉलिटिकल इकोनॉमी में, जो इकोनॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नल्स माना जाता है, तो वो अभी पीयर रिव्यूड पेपर भी है। और इसको अगर आप नई गवर्नमेंट आके कहें कि 1 मिलियन आंगनवाड़ीज में हम एक एक्स्ट्रा वर्कर लगा देंगे, तो इट इज हाईली अफोर्डेबल, इट विल कॉस्ट ओनली 10 to 15,000 crores। लेकिन उसका जो विजिबल बेनिफिट मिलेगा आपको कि हमने 10 लाख नौकरियां पैदा की हैं, वी आर सपोर्टिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट, वी आर सपोर्टिंग चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, तो आप पॉलिटिकल फायदा भी मिलेगा। तो मैंने वही आइडियाज ऐसे लिखे हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हैं और पॉलिटिकल। सो वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारी आइडियोलॉजिकल मतलब डिबेट्स इतने होते हैं कि आप इक्विटी चाहते हैं या एफिशिएंसी चाहते हैं या इमीडिएट चाहते हैं या लॉन्ग टर्म चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि बॉस हम फाइटिंग बहुत करते हैं, लेकिन रिसर्च के तौर से जो आइडेंटिफाई किए हैं, जो आइडियाज जो हैं, जो पॉलिटिकली भी अट्रैक्टिव हैं, इकोनॉमिकली भी अट्रैक्टिव हैं, इक्विटी को भी बढ़ाते हैं, एफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं, तो प्लीज आके कर दें। सही बात है। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा एक फंडामेंटल क्वेश्चन हमें ये आता है कार्तिक कि हम स्टेट कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, कि क्या मैट्रिक्स है जो हमें बताती है कि किसी स्टेट की स्टेट कैपेसिटी कम है या ज्यादा है? ये टॉपिक जो है ये मैंने एक्चुअली किताब में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि इसमें जो होता है, जैसे मैंने पढ़ने से पहले कहा था, जो रिसर्चर्स जो स्टेट कैपेसिटी को स्टडी करते हैं वो देखते हैं कि कैसे मेजर करते हैं। जो एग्जांपल जो मैंने दिया कि आपका एनवेलप वापस आया, तो कोई मतलब रेवेन्यू से मेजर करते हैं, कोई डिफरेंट मेजर्स। मैं उस चीज पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि जो हमारे बेसिक सर्विसेज जो हमको डिलीवर करने हैं उसको हाउ डू वी डिलीवर बेटर। नाउ सिंपल तौर से अगर आप देखें तो एक सिंपल मेट्रिक है, सिंपली हम ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स देखें या इवन एम्प्लॉइज पर कैपिटा देखें, तो अगर आप तमिलनाडु और बिहार को कंपेयर करें तो ऑल इंडिया तौर पे देयर इज आवर एम्प्लॉइज पर कैपिटा आर लो, लेकिन तमिलनाडु स्टिल हैज अबाउट 4 times एज मेनी एम्प्लॉइज। तो उस डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु में स्टेट कैपेसिटी ज्यादा है। अगर आप पब्लिक हेल्थ सिस्टम देखें तो पब्लिक हेल्थ में तमिलनाडु के पास एक पब्लिक हेल्थ कार्डर है। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी यही है कि जो प्रिवेंटिव कम्युनिटी हेल्थ जो करना होता है, लाइक वो मतलब एंड ऑटोमेटिकली
वो कोविड के टाइम पे यू कुड सी कि द सिस्टम वाज बेटर एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ क्राइसिस एंड देयर आर वेज, सो दीज आर वेज, मतलब बट प्रिसाइज आंसर मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा वो एक दूसरे तरफ का रिसर्च एक्सरसाइज हो जाता है कि हम मेजर कर रहे हैं कि स्टेट कैपेसिटी कितना है, वेयरएज मेरा फोकस इसमें ये नहीं है कि एक नया रिसर्च प्रोग्राम बनाए कि स्टेट कैपेसिटी को मेजर करें, बट इसका फोकस ये रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है, एविडेंस क्या है, जिससे हम ज्यादा सक्षम स्टेट बना सके। लेकिन ये जो आपने कहा आइडिया, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया आपने, तो मेरे एक कॉलीग ने किताब को पढ़ के कहा इस किताब में मतलब सिटीजन्स के लिए बहुत सारे मतलब नॉलेज है, लेकिन पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे आइडियाज भी हैं कि इस पे काम करना है, इस पे काम करना है। तो शायद इसका एक फॉलो अप ये हो सके कि किसी जीसीपीपी या तक्षशिला के स्टूडेंट्स ही यही प्रोग्राम बनाएं कि चलो हम मेजर करें स्टेट कैपेसिटी, इंडियन स्टेट्स की अगर कैपेसिटी मेजर करनी हो तो देयर शुड बी मेनी मोर आइडियाज फ्लोइंग। बहुत सही। इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहेगा। कार्तिक, कैपेसिटी पे मुझे को एक शिकायत थी आपकी बुक से और मुझे जानना है आपने वो एंगल क्यों लिया बुक में। तो आपने जस्टिस और कोर्ट सिस्टम को एक सर्विस के तौर पे बुक में प्रेजेंट किया है, जबकि एटलीस्ट मेरा मानना है, और ये गलत भी हो सकता है, आप एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं मैं गलत हूं तो, कि जस्टिस सिस्टम स्टेट कैपेसिटी का फंडामेंटल पार्ट है। वो एक स्टेट की सर्विस नहीं है जो वो डिलीवर कर रहा है, उसको आप हेल्थ, एजुकेशन और जस्टिस ऐसे लाइन में नहीं लगा सकते। जस्टिस एक कोर मूलभूत चीज है। तो वो आपने इस तरह, आपने जस्टिस के बारे में बात तो बहुत की है बुक में, लेकिन उसको इस तरह से नहीं प्रेजेंट किया, उसको एज ए कोर सर्विस दिया है, ना कि कोर कैपेसिटी। ये फर्क सही में फर्क है या ये मेरा मतलब हाँ नहीं, क्योंकि इसमें मेरा मानना है कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है, जो हम कहते हैं आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, हम कहते हैं कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो मैं दूसरे चैप्टर्स में कह रहा हूं कि एजुकेशन, हेल्थ या पुलिस, ये सब एग्जीक्यूटिव टॉपिक्स हैं। सो आई थिंक लार्जर पॉइंट मेरा क्या है कि हम इंडिया में इरादे हमारे बहुत नेक होते हैं, तो इरादे में तो वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना, लाइक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बढ़िया है, ये करेंगे वो करेंगे सब करेंगे, लेकिन करेगा कौन, कैसे करेंगे, वो मतलब वी डोंट पे इनफ अटेंशन टू। तो सिमिलरली हमारी ऑन पेपर तो बढ़िया जस्टिस सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, लेकिन इन द एंड जो अगर इफ यू वांट टू ट्रांसलेट योर इंटेंशंस इनटू रियलिटी, दैट हैज टू बी मीडिएटेड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एंड सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जस्टिस सिस्टम इज समथिंग दैट इज रिमार्केबली अंडर एक्सप्लोर्ड। सो लाइक तो द पॉइंट अबाउट पुटिंग इट देयर इज टू से कि अभी इफ आई टेक अ स्टेप बैक एंड सेइंग अभी ये जो 18 चैप्टर्स जो है लाइक ऐसे क्यों ऑर्गेनाइज किया है ना, तो द ओपनिंग चैप्टर जो है दैट इज द बिग पिक्चर, जो कह रहा है कि ये स्टेट कैपेसिटी, ये व्हाई इज दिस द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडियाज फ्यूचर, कि बिल्डिंग अ मोर इफेक्टिव इंडियन स्टेट इज, जो लैंड प्रेशर जो है ज्यादा ड्रामेटिकली बोल दे तो उन्होंने कहा कि India's weak state capacity is one of the 10 biggest problems facing humanity, क्योंकि उनका ये मानना है कि affected number of population इतनी बड़ी है और प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तो हम क्लाइमेट चेंज पे इतना फोकस करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम इज एज बिग। एंड वैसे आप ग्लोबल डेवलपमेंट के लैंडस्केप से देखें तो हमारे जो भी डेवलपमेंट गोल्स हैं वर्ल्ड बैंक में, यूएन में, G20 में बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन ये करने के लिए लाइक वो नेशनल गवर्नमेंट में कैपेसिटी चाहिए ना, और ये नेशनल गवर्नमेंट की स्टेट कैपेसिटी में जो वीकनेस है वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, मतलब कई सारे देशों में। तो एनीवे, तो वो जो ओपनिंग चैप्टर जो है वो सिर्फ ये है कि व्हाई ऑल सिटीजंस एंड एवरीबॉडी नीड्स टू फोकस ऑन दिस। फिर जो सेक्शन जो है की एक्टर्स के, जो हम स्टेट जो कहते हैं, तो उसके की एक्टर्स हैं पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, तो वो 2 चैप्टर्स हैं ताकि citizens, तो again one good compliment I'm getting from the book is जो भी सीनियर IAS ऑफिसर्स पढ़ रहे हैं, तो कल अमिताभ कांत जी का एक एंडोर्समेंट आया था, फिर मतलब he had never read the book, उन्होंने रीड करके ट्वीट किया था, और फिर पिछले हफ्ते एक मोर जूनियर ऑफिसर ने पढ़ के, दोनों ने तारीफ की, या तो लाइक 30 इयर्स एक्सपीरियंस वाले भी, 10 इयर्स एक्सपीरियंस वाले भी, और उनका ये कहना है कि आप जो लिख रहे हैं मतलब हम डे टू डे एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आपने किताब में एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और एविडेंस में लगा के आपने कहा है, तो दैट वे इट इज काइंड ऑफ कैप्चरिंग द रियलिटी, राइट? सी, क्योंकि the basic problem is we have a lot of good people but stuck in a bad system, okay, like so the people are individually very well meaning, लेकिन ये systemic characteristics ऐसे हैं जो उनकी effectiveness को कम करती हैं। फिर तो at the end of that मेरा ये कहना है कि देखिए पॉलिटिशियंस भी फ्रस्ट्रेटेड है, ब्यूरोक्रेट्स भी फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसे नहीं कि लेकिन वो खुश है इस हालात से, क्योंकि मैं कई सारे पॉलिटिशियन से मिल चुका हूं जो मतलब कहते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी इज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं कर नहीं पा रहा हूं, है ना, तो उनको भी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि पॉलिटिशियन की कोर स्किल होती है लोगों से संपर्क करना, उनसे अप्रूवल लेके इलेक्ट होना, तो दैट इज वन थिंग। फिर ब्यूरोक्रेट्स की स्किल होती है कि पॉलिसी को सिस्टम में कैसे चलाए, लेकिन
what is needed is a re-architecture of the system. और वो re-architecture वाली बात जो है, it is not something that is in the normal job of these folks, right? So the job of the professor who has the luxury of time to sit and do the research is to then come back and say, अगर system को architect करना हो तो इसको how do we do this, right? So then comes the 6 core thematic chapters जो हैं कि like अगर स्टेट इफेक्टिवनेस बढ़ानी हो तो ये है सिस्टम्स, जो कोर सिस्टम्स हैं, डेटा और मेजरमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, जो आप लोगों को कैसे हायर करते हैं, पे करते हैं, प्रमोट करते हैं, पोस्ट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जो कोर चीज है वो एक है। फिर एक चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस, जो हम हाउ डू वी वैल्यू फॉर मनी, हम कैसे बढ़ाएं। फिर एक चैप्टर है रेवेन्यू का, क्योंकि रेवेन्यू के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। फिर एक चैप्टर है फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन पे, क्योंकि वो भी सारे विषयों का उससे क्रॉस कटिंग फैक्टर हो जाता है कि हाउ डू वी डू दैट। और फिर एक चैप्टर है स्टेट एंड द मार्केट, क्योंकि अभी एजुकेशन में 50% मार्केट शेयर इन अर्बन इंडिया प्राइवेट है, हेल्थ में 70% है, लेकिन जो सरकारी जो सेक्रेटरी कोई होता है तो वो अपनी जॉब को ऐसे समझता है कि मैं सरकारी सिस्टम को कैसे चला सकूं। वो ये नहीं सोचते कि as a policy maker, my job is to make the entire system work. So that is a different mindset of how do you make markets work better, okay, which is very different from saying how do I make the public system work better. तो वो है 6 thematic chapters। और फिर आते हैं ये जो transition chapter जो है, जो shifting the present curve, वो हम बात करेंगे। फिर ये जो 6 chapters मैंने क्यों चूज किए हैं, एजुकेशन स्किल्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पुलिस एंड पब्लिक सेफ्टी, courts and justice, social protection and welfare, and jobs, productivity and economic growth. ये 6 chapters मैंने इस टॉपिक्स इसलिए चूज किए हैं क्योंकि गोइंग बैक टू ये अमर्त्य सेन जगदीश भगवती डिबेट जो है कि व्हाट शुड वी फोकस ऑन, तो the nice thing in these 6 sectors is they are both intrinsically important। जो अमर्त्य सेन कहेंगे कि मतलब एक ह्यूमन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो मतलब एजुकेशन से इवन मेरे को नौकरी ना मिले, इनकम ना मिले, आई एम मोर एम्पावर्ड सिटीजन इफ आई एम एजुकेटेड। हेल्थ में इवन इफ आई एम नॉट मोर प्रोडक्टिव, आई एम लिविंग अ बेटर लाइफ। Police safety, even if I'm not working, I feel safer. So these are intrinsically important. So, but the beauty is they are also instrumentally important for growth. Okay, like more education and skills gets you productivity. Healthy people, less pollution improves productivity. More public safety increases female labor force participation. Better justice is not only intrinsically good as a human right, क्योंकि 70% of our incarcerated population जो है मतलब they are under trial, मतलब they are in prison without being guilty. And then the point about these other 2 chapters also, कि intrinsically they are important, instrumentally also. So justice, this is a long way of kind of saying that the justice chapter sits where it sits because it is intrinsically important for citizen welfare and it is instrumentally important for accelerating growth. And it is constrained by the same issues of state capacity. A simple way of saying it is, हमारी judicial system भी basically bureaucracy बन गई है ना? तो उसमें मतलब उसमें और bureaucracy में कोई मतलब basic difference नहीं है, except उनकी accountability और भी कम है ना? तो क्योंकि उनका भी सीनियोरिटी का रोस्टर होता है, उनका भी रोटेशन होता है, उनका भी कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का 2 साल से ज्यादा टेन्योर होता ही नहीं है। तो जब टेन्योर इतना शॉर्ट होता है तो कोई सिस्टमिक रिफॉर्म होता नहीं है। तो बेसिकली अंदरी तौर से अगर आप जुडिशरी को देखें तो वो ब्यूरोक्रेसी जैसे ही है। तो दैट इज व्हाई इट इज पुट वेयर इट इज बिकॉज़ द इश्यूज ऑफ द फंक्शनिंग आर बेसिकली द सेम। मैं सहमत हूं उससे, क्योंकि एक्चुअली सौरभ, अगर आप एक नागरिक के तौर पे देखें तो जस्टिस कहने की बात अच्छी है, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वो एक राइवलरस गुड है, क्योंकि अगर 2 ही जज होंगे या इतने ही लोग होंगे जो कोर्ट में है तो आपको वो सर्विस नहीं मिलेगी। तो एक सर्विस के नजरिए से देखने मुझे लगता है फायदेमंद होगा, लेकिन हाँ ये जरूरी सर्विस है, ये ऑप्शनल नहीं है। और नहीं प्रणय, इसमें मेरा लेकिन यही था सिर्फ ये कि इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज सोचने वाली है कि हमने ऐसे सोचा कि नागरिकों को सर्विस चाहिए होती है, लेकिन एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरह से देखो, क्योंकि इंडिया में 30% ज्यादा केसेस में सरकारी एक आई मीन इट इज विद द गवर्नमेंट, विद इन द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो वो गवर्नमेंट में ही एक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट बन जाता है, गवर्नमेंट के ही केसेस आपस में सुलझते नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, ठीक है। तो ये वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एज अ कैपेसिटी देखें, ये नागरिक को जस्टिस मिल रहा है वो भी एक चीज है, तो ये दोनों जगह है शायद। तो ये वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जहां पे ज्यादातर नागरिकों के केसेस गवर्नमेंट के साथ हैं, वो तो कम से कम आप वो सर्विस नहीं है, उसको आप उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हाँ, बट फिलहाल जैसे प्रणय कह रहे थे, लाइक सो द यूनिफाइंग थीम इसमें क्या है, जब किसी भी नागरिक को अपनी सरकार से कोई अपेक्षा हो तो वो अपेक्षा फुलफिल होती है कि नहीं। वो एक सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ के विषय में हो सकती है, सेफ्टी या पुलिस के विषय में हो सकती है, और जस्टिस में भी हो सकती है। तो दैट इज द वे इन विच इट इज देयर इज अ कॉमन थ्रेड। गॉट इट।
तो कार्तिक, आपने उदाहरण दिया तमिलनाडु और बिहार का, तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो राज्य है वो बड़ा नहीं है पर फैला हुआ है। और बिहार में भी जैसे आपने कहा इतना बड़ा स्टेट कैपेसिटी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कुछ साल पहले प्रोहिबिशन बिहार में लाया था और रिक्रूटमेंट हो रही है उन लोगों की जो कि प्रोहिबिशन एनफोर्स कर सके। तो मतलब आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हो एक किसी चीज के लिए जिससे आप फैला दोगे और सरकार को, बल्कि जहां पे उसे बड़ा करना चाहिए वहां बड़ा नहीं कर पाओगे। तो ये देखने में मिलता है। और मैंने वो रेवेन्यू चैप्टर में प्रोहिबिशन की काफी क्रिटिसिज्म की है, तो हाँ। मैं सोच रहा था हम लोग और ये जो लेवरेज पॉइंट्स है उनके ऊपर ही बात कर सकते हैं। तो जैसे आपने डिसेंट्रलाइजेशन बात की, तो मेरे नजरिए में वो भी एक ऐसा लेवरेज पॉइंट है, क्योंकि उसे आप अगर ठीक कर पाए तो काफी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। और इसी पे आपका सेजिस का भी काम है, जहां पर आप संस्थापक हैं, जहां आप स्टेट लेवल गवर्नमेंट के साथ काम करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल था कि डिसेंट्रलाइजेशन का पॉलिटिकल इंसेंटिव कंपैटिबल सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि पता है सब लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन कोई सरकार नहीं करेगी। कर्नाटका सरकार बेंगलोर सरकार को पावर नहीं देना चाहती और शायद सभी राज्यों में ऐसा है। तो इसके लिए पॉलिटिकली इंसेंटिव कंपैटिबल सॉल्यूशन क्या है? नहीं, ये मतलब बहुत मुश्किल चीज है। और जैसे मतलब आप पॉलिसी क्षेत्र में पढ़ाते हैं तो आपको ये 3 आईज कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर होंगे, जो कहते हैं आइडियाज, इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशंस। जैसे लाइक, तो एक चीज हम कह सकते हैं कि जो बुक में जो है, मेरा जो मेन रोल इसमें है आइडियाज को फैलाना, है ना। तो एक आइडिया जो है, ये एक फैक्ट जो है, जो लोग मतलब एकदम ताज्जुब सा होता है उनको जब इनको ये पता चलता है कि लोग समझते हैं कि चाइना बड़ी सेंट्रलाइज्ड कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन अगर आप उनकी फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन को देखें तो उनका चाइना में 50% से ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है लोकल गवर्नमेंट लेवल पे होता है। लेकिन इंडिया जो है, वो जो 25 देशों का डेटा है उसमें इंडिया सबसे ज्यादा सेंट्रलाइज देश है, जहां पे लोकल एक्सपेंडिचर जो है 3 या 4% के लगभग है। तो जब ऐसा डेटा देखने को मिलता है, तो अभी जो मैं कह रहा था कि पिछले हफ्ते एक आईएएस ऑफिसर ने रिव्यू लिखा था किताब का, तो उन्होंने लिखा कि मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ये रहा कि वी नीड मोर डिसेंट्रलाइजेशन। सो इन द एंड ये जो चेंज जो होगा, तो सबसे पहले आइडियाज के माध्यम से होगा। ये किताब है, आप आप आपके सारे स्टूडेंट्स को ये फैक्ट्स बताएंगे, फिर लोग पूछेंगे। तो एक चीज है कि जब आइडियाज फैलते हैं तो लोग पूछने लगते हैं। हाँ, तो ये एक चीज है। दूसरी चीज है जो चैप्टर 18 में जो मैंने लिखा है, स्टेट, सिटीजन एंड सोसाइटी में, तो एंड में जो मैंने कहा, ये मतलब 6 थीमेटिक चैप्टर्स हैं और फिर लास्ट में 2 चैप्टर्स हैं जो मेकिंग इट हैपन, लाइक कि हम पढ़ने के बाद हम एक आम नागरिक के तौर से हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा मैंने यही लिखा है कि एक आम नागरिक के राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो मतलब बहुत दूर की बात है, लेकिन आपकी लोकल गवर्नमेंट में अगर आप जाके 1-2 मीटिंग में शामिल हुआ, जैसे बेंगलुरु में अश्विन महेश जी ने काफी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है लोकल गवर्नमेंट में, तो उनका यही कहना है कि मतलब जब आप शामिल होते हो तो ऑटोमेटिकली आपको, जैसे मैंने लिखा है, तो एजुकेट होना चाहिए, फिर एंगेज होना चाहिए, और जब एजुकेट होकर आप एंगेज होते हैं तो आप अपने आप एम्पावर हो जाते हैं, तो यू आर एबल टू डू अ लॉट मोर। सो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर हैं जो उन्होंने कहा कि द स्ट्रगल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इज सिमिलर टू द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। ओके, कि पीपल डोंट गिव अप पावर वॉलंटरली, राइट? लाइक आई मीन इट हैज टू बी टेकन, एंड इट हैज टू बी टेकन बाय सिटीजंस कमिंग एंड सेइंग, नहीं ये मतलब ये मेरा लोकल स्कूल है, लाइक आई मीन ये मैं अपने आप संभालूंगा, वी विल टेक। सो इट हैज टू बी अ बॉटम अप थिंग नाउ। बट देयर इज वन अदर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई सी, और वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि अभी इंडिया में रेवेन्यू की बहुत कमी है। तो अभी जीएसटी के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू के इंस्ट्रूमेंट्स हैं काफी कम है। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेवेन्यू दैट इज अंडर यूटिलाइज्ड इज प्रॉपर्टी टैक्स, राइट? तो अगर कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज देखें, तो फ्रांस या इंग्लैंड में इंडिया से 30-40 टाइम्स ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स उनको इनकम मिलता है। नाउ व्हाई इज प्रॉपर्टी टैक्स इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो चैप्टर 7 मैंने जो लिखा है, इट इज नॉट ओनली अबाउट क्वांटिटी ऑफ रेवेन्यू, इट इज अबाउट क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू। देखिए, तो नॉर्मली हम जब टैक्स इंपोज करते हैं, जैसे खेलकर शाह की किताब में है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पब्लिक फंड्स जो कहते हैं कि हर रुपया जब हम टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उसका इकोनॉमी पे 1 रुपये से कई ज्यादा कॉस्ट होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है, इवेजन कॉस्ट होता है, इंसेंटिव कॉस्ट होता है। लेकिन तो हाउ टू मेक टैक्सेशन मोर एफिशिएंट? तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स इज अ वेरी एफिशिएंट टैक्स, क्योंकि प्रॉपर्टी भाग नहीं सकता है ना, लेकिन लोग भाग जाते हैं और प्रॉपर्टी भागता नहीं है। तो दैट इज वन थिंग। सेकंड एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज
देयर इज अ पॉलिटिकल प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टैक्सेशन, क्योंकि आजकल लोग टैक्स इवेड क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें मन में ये रहा है कि फिस्कल कॉम्पैक्ट टूट गया, क्योंकि सरकार हमसे टैक्स लेती है लेकिन हम तो सर्विस उसकी यूज नहीं करते। लेकिन द प्रॉपर्टी टैक्स जो है, वो टैक्स जो है लोकल बॉडी को जाती है और आपके लोकल सर्विसेज को आप इंप्रूव करते हैं। तो अनदर वे ऑफ सेइंग दिस इज के हायर जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिवॉल्व शायद ना करे अपने पैसे को, लेकिन जो नया रेवेन्यू जब निकलता है, नया रेवेन्यू स्ट्रीम अगर लोकल बॉडी में निकलता है प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से, तो उसका ऑटोमेटिकली लोकल गवर्नमेंट का रिलेटिव इंपॉर्टेंस बढ़ता है जब उनके पास रेवेन्यू रेजिंग कैपेसिटी होती है। तो टू मी आई थिंक ये जो डिसेंट्रलाइजेशन एजेंडा जो है, द विन विन वे टू थिंक अबाउट इट इज कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर आल्सो डेस्परेट फॉर रेवेन्यू, द बिगेस्ट नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? लाइक आई मीन व्हेन यू थिंक अबाउट इंडियाज डेवलपमेंट में ज्यादातर हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट लगानी है, वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स पे इन्वेस्ट करें तो उसका विन 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 हो जाता है, तो रेवेन्यू भी बढ़ता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, और डिसेंट्रलाइजेशन भी डी फैक्टो थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी टैक्स का कंट्रोल लोकल बॉडी के पास रहता है। ये तो बहुत सही बात कही आपने कार्तिक। इसी पे जैसे जिस पॉइंट पे आपने थोड़ा पहले इस पे बात की थी पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में, राइट, कि वो भी एक मुद्दा है जो हम बहुत एक्सपीरियंस करते हैं हमारे जब भी हम सरकार से कुछ भी काम करने जाते हैं, तो पहले तो आपको एक सरकारी एम्प्लॉय से बात करनी होती है और उसका एक्सपीरियंस हमारा ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत जगह पे एक वैकेंसीज भी होती है, जबकि देयर इज अ वेरी बिग पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री जो यंग लोग अभी भी अपनी गवर्नमेंट की एग्जाम्स दिए जा रहे हैं, राइट? तो ये मिसमैच क्यों है कि गवर्नमेंट लोग तो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट सैंक्शन जॉब भी क्यों नहीं भर पा रही है? तो ये एक सवाल है। और इसमें आपके भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो काफी अलग है, तो थोड़ा उस पर भी और बताइए कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ये जो पर्सनल वाली बात है, मतलब इट इज आई कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द बुक, क्योंकि देयर आर अ बंच ऑफ फैक्ट्स दैट आई थिंक मोस्ट पीपल डोंट नो, है ना? लाइक आई मीन के मतलब वी थिंक अबाउट के चलो इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, चलो नौकरी नहीं है, एंड वी यूज दैट एज अ वे टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, देखिए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे। बट माय पॉइंट इज इन फैक्ट इट इज द ऑपोजिट, दैट it is because we have designed the public sector recruitment system in the worst possible way in the following way, है ना? कि actually जो except for the very top, है ना, except for the very top IAS officers, जो उनकी responsibility को अगर आप देखें तो उस responsibility जो private sector में कोई मतलब काम करता होगा तो उनका salary will be many times higher. But for the vast majority of government jobs जो है, the government salary is way higher than the private sector, right? तो and वो cross country data जो मैंने दिखाया वहां पे, रोहिणी पांडे जी का एक क्रॉस कंट्री स्टडी है, वहां पे उन्होंने दिखाया है कि ये जो पब्लिक सेक्टर वेज प्रीमियम जो है, मतलब क्वालिफिकेशंस को आप सेम रखें तो सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और पे इंडिया में होता है। तो इसका हमारा बेसिक स्टेट कैपेसिटी का प्रॉब्लम एक सेंटेंस में अगर कहूं तो ये है कि वी पे टू मच एंड वी हायर टू फ्यू, है ना? तो लाइक आई मीन हमारे पास एम्प्लॉइज बहुत कम है, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पॉलिटिक्स जो है, जो अंदर के हैं इनसाइडर्स, उनका वॉइस स्ट्रॉन्गर होता है। तो हर बार जब बजट बढ़ता है तो वो अपना अंदरी तौर से वेतन बढ़ाते हैं पे कमीशन के माध्यम से, लेकिन उसका कॉस्ट ये रहता है कि हम वी आर नॉट एबल टू हायर इनफ। सो यही प्रॉब्लम है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि एक बार आप भर्ती हो गए, फिर आप लाइफ के लिए सेट हो गए, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई स्किल अपग्रेडेशन की इंसेंटिव नहीं है। तो मतलब ऐसे नहीं कि कोई काम नहीं करता है, कुछ अंदरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाले लोग भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सिस्टम जो है, सिस्टम में स्किल अपग्रेडेशन या अकाउंटेबिलिटी का मतलब बेसिकली कोई इंसेंटिव है ही नहीं। सो इट इज फ्रॉम द सिटीजन्स पर्सपेक्टिव, और आपका किताब का जो बेहतरीन टाइटल है वी द सिटीजन, है ना? लेकिन आई मीन तो बट सिटीजन के तौर से अगर आप देखें तो दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल सिस्टम, क्योंकि people put all the effort to get in, and then once you get in you stop working, okay? Like so from the citizens perspective you want people to be working on an ongoing basis. So मेरे दो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म आइडियाज हैं किताब में। तो एक है जो सर्विस डिलीवरी वाले फंक्शंस जो हैं, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, इन सेक्टर्स में इट विल बी मोर रेलेवेंट, और दूसरी चीज है अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो इफ यू लुक एट द फर्स्ट वन, तो उसमें व्हाट इज द रिसर्च शो? ओके, द research, and by the way, this point about salaries being too high, it is not just in that study. So Amartya Sen, Jean Drèze, even though they care so much about education, तो उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि चाइना और वियतनाम
was able to deliver better education than India, even though they spent less, क्योंकि उनके teacher salaries relative to GDP are 1/3 of India. So, and that is where most of our money goes. Most of our education money goes on salaries, and the salaries are so far above the market clearing level जो हम कहते हैं. So why do you get 100 applicants, 200 applicants? Basically, you have made those terms so generous that it is completely out of whack with the market, right? I mean, तो उसके you end up with many problems. So लोग समझते हैं कि चलो if I pay well, I will get good people. But actually, this is where it is very counterintuitive, right? That when the salary is too high, actually आपको कई सारे negative consequences होते हैं. तो कैसे negative consequences होते हैं? तो सबसे पहले ये चीज है कि you are not able to employ enough people, क्योंकि आपके पास जो fixed salary budget है, it is going to pay high salaries for few people. तो इसलिए आपकी मतलब आपकी vacancy नहीं भर रही है क्योंकि पैसे नहीं है. That is one. Second problem is because it is so lucrative, you have created conditions for corruption. इतने सारे recruitment scandals क्यों होते हैं? Like I mean, हर जगह, हर state, हर sector में कहीं ना कहीं recruitment scam तो मिलता है. क्यों मिलता है? क्योंकि आपने मतलब you have made the price so big कि it is natural human tendency कि वहां पे मतलब you are creating all the incentives for corruption, है ना? तो like that is problem number 2. Problem number 3 is बिकॉज इतना आपने अट्रैक्टिव कर दिया है कि हर एक ओपनिंग के लिए 100 से ज्यादा अगर एप्लीकेंट्स हो, तो ये जो एग्जाम चलाने की लॉजिस्टिक्स जो होती है, इट इज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड कि गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग एवरी ईयर के दे विल से चलो हर 4-5 साल बाद एक बार हम रिक्रूट करेंगे. एंड पॉलिटिशियन आल्सो प्रेफर्स टू डू द रिक्रूटमेंट जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, ताकि वो कह सके देखिए हमने गवर्नमेंट वैकेंसीज भर दी. तो इट इज तो द एंटायर प्रॉब्लम इज आवर एंटायर सिस्टम. It sees public sector jobs from the perspective of the benefits to the few who get the jobs and not the many citizens who are affected by the services. Okay. So problem 3 is therefore you end up with a lot of these vacancies क्योंकि रिक्रूटमेंट होती नहीं है, क्योंकि उसका फिक्स कॉस्ट इतना बढ़ जाता है और ऑफिसर्स के लिए भी रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर स्कैंडल्स हो जाते हैं या करप्शन हो जाते हैं तो वो फंस जाते हैं. तो उनका भी अगर है तो उनका भी बेसिक इंसेंटिव रिस्क अवर्जन होता है ना कि चलो व्हाई डू दिस एवरी ईयर, 5 साल में एक बार करो काफी है, ठीक है. तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम. देन you got one more problem कि क्योंकि the government job is the most attractive job in the country, तो कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब तो एक लॉटरी टिकट जैसी है. तो अगर आप लॉटरी लग गई तो लाइफ के लिए आपकी लाइफ बन गई. तो व्हाट दे डू, तो किसी भी सेक्टर में दे विल कीप अप्लाइंग ताकि उस सेक्टर में इंटरेस्ट हो ना हो. तो वो एक स्टोरी मैंने कोट किया है कि एक बंदे ने फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी अप्लाई किया, टीचर के लिए भी अप्लाई किया, लाइक यू नो ही डजंट केयर, है ना. तो व्हाट यू हैव डन इज यू बिल्ट अ सिस्टम वेयर पीपल आर गेटिंग लाइफटाइम जॉब्स इन एरियाज वेयर दे हैव नो इंटरेस्ट. द इंटरेस्ट इज ओनली गवर्नमेंट जॉब, देयर इज नो इंटरेस्ट इन दैट सेक्टर. तो ये मैंने एजुकेशन में कई बार देखी है. एंड देन यू गेट दिस अदर प्रॉब्लम कि यू गेट द प्रॉब्लम ऑफ फेक डिग्रीज. तो फेक डिग्रीज क्यों बिकते हैं? इसलिए बिकते हैं ताकि यू कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब लॉटरी. द ओवरऑल वी हैव क्रिएटेड सच अ परवर्स सिस्टम दैट इट इज नॉट सर्विंग एनीबॉडी, है ना. एंड सो देयर आर simple ways of improving that. Now let me एक दूसरी set of research studies में summarize करता हूँ और फिर इन दोनों facts को combine करके the solution approach जो मैंने outline किया है उसको मैं थोड़ा briefly आपके लिए describe करता हूँ. तो दूसरी सेट ऑफ रिसर्च स्टडीज हमको ये बताती हैं कि अगर आप सर्विस डिलीवरी के टॉपिक्स पे देखें, एजुकेशन को ले लीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च वहां पे हुआ है. तो व्हाट द रिसर्च शोज इज जो हमारे लोकली हायर्ड जो है शिक्षा मित्र, शिक्षा कर्मी जो होते हैं, हु आर ऑफन लेस क्वालिफाइड एंड पेड मच लेस. तो रेगुलर गवर्नमेंट सैलरी अगर 40,000 हो तो इनकी सैलरी ऑफन 5,000 या 10,000 का उस स्केल में होता है. बट जहां लोकली हायर्ड है और कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू होता है, उनकी परफॉर्मेंस इज एटलीस्ट एज गुड एंड समटाइम्स इवन बेटर देन द रेगुलर टीचर. क्योंकि रेगुलर टीचर एक बार रेगुलर हो गया तो एब्सेंटीज्म इज हायर, दे डोंट लिव इन द कम्युनिटी, दे आर नॉट कनेक्टेड. सो व्हाट हैपेंस देयरफॉर इज द रिसर्च शोज दैट दीस पीपल आर एक्चुअली एटलीस्ट एज इफेक्टिव एंड मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव. लेकिन इसका पॉलिसी में ले आना प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है कि द कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स आर अपोज्ड for multiple reasons. They are opposed ideologically, legally and politically. There are problems. So ideologically क्या होता है कि जो हमारे apex training institutions होते हैं, जो NIPA, NCERT, वो उनका कहना है कि आप deprofessionalize कर रहे हो एजुकेशन को by bringing untrained teachers. Then legal problem ये होता है कि there is a problem of equal pay for equal work. क्योंकि आप side by side with a regular teacher, somebody is doing the same work and getting paid 1/5, तो वो legally sometimes it becomes a problem. And last problem is
पॉलिटिकल, क्योंकि इलेक्शन के पहले इनको मास रेगुलराइज किया जाता है, तो देन यू आर स्टक विद पीपल फॉर एवर हु आर लेस क्वालिफाइड. ओके, सो देन यू गेट द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. ओके, so which is why people are wary of the contractual model of employment. Okay, so the point is, research shows that the contractual workers typically do better, but it is a very unstable kind of ad hoc equilibrium. So what I'm proposing is a system whereby we kind of address all of these weaknesses, right? I mean, and if you then look at the problem of skilling, तो अभी जो है एक और प्रॉब्लम है, जब हम रिक्रूट करते हैं वी focus on qualifications, but what the research shows, particularly in education, कि qualified teacher makes no difference. Okay, there is no difference in the effectiveness of a qualified teacher and unqualified teacher. Okay, now you might say, why is this the case? So first reason is many of these degrees are fake. Okay, तो degree फर्जी है तो obviously it's not going to make a difference, right? Second problem is, अगर degree फर्जी भी ना हो तो often the focus is on very theoretical concepts, history, theory, philosophy, sociology of education, whereas class में बच्चों को कैसा पढ़ाया जाता है उसका ज्यादा फोकस नहीं होता है. So that means the training is not effective at creating an effective public service delivery worker. And third problem is, even if the training is useful, that आपकी day to day life में there is no motivation or accountability to use that training. Okay, so that is why the training doesn't seem to make any difference, right? So what I'm proposing is a completely new approach for skilling, which reflects the best global practices. That says, okay, in service delivery functions, the best training happens through practice. Okay, it doesn't happen through theory. तो अगर आप doctors medical education की देखें तो उनका practical component is a very, very important part of their training. Okay, so what I'm proposing as a way of solving many of these problems is to say, okay, in these three areas, education, health, or public safety. Okay, that what I'm recommending is that we create these practicum-based qualifications, okay, of degrees or diplomas. So it could be 2 years or 4 years. So 12th के बाद, the most qualified candidates from every panchayat are admitted to the training program that will have 3 महीने का कोर्स होगा डिस्ट्रिक्ट में, जो पहला एक थियोरेटिकल मॉड्यूल होगा. उसके बाद 8 मंथ्स उनका प्रैक्टिकल होगा अपने गांव में, अपने स्कूल में, या अपने हेल्थ क्लिनिक में, या अपने कोई पास वाले पुलिस स्टेशन में, where they are practically supporting the regular staff. So they are learning and they are supporting and they are being paid a stipend. Okay. So अभी अगर 4 साल के बाद they will get a full qualification. But now what has happened is that the stipend is much cheaper than the salary, right? So you have augmented the service delivery capacity at that time. तो अगर आप क्लास देखें तो अभी यूएस में when my son was in kindergarten, तो he was 4 years old. There were 25 children in the class. There was one teacher and 3 assistant थे. 3 assistant. तो main teacher is watching and kind of deciding के करना क्या है. But the assistants are working with the children in small groups. Okay. So when we think about our problem of learning outcomes, foundational literacy, numeracy, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको small group individual attention की जरूरत होती है. लेकिन आज हमारे रेगुलर टीचर्स में we don't have the numbers, so we are able to एक मल्टीग्रेड टीचिंग करते हैं. तो कैसे पढ़ाई होगी, है ना? तो this way you are putting that extra resources for the small group instruction, but these are not contract teachers in lifetime limbo. Okay, this is now part of the training. It is part of the training. So that way you are solving the training problem because you are improving the quality of training. You are solving the legal problem because it is not equal pay for equal work. It is an apprenticeship, and at the end of 4 years it is over. ऐसा नहीं कि आपको मतलब लाइफ लॉन्ग वहां पे रखा जा रहा है. तो आपको apprenticeship पे stipend मिल रहा है. So that is fully legally tenable. And then see, political problem happens because if you stop regular hiring and keep hiring contract teachers, then you are building a pressure cooker of pressure for regularization, और वो pressure का कोई outlet है ही नहीं, और एक दिन वो pressure cooker burst हो जाता है, सबको regularize कर देते हैं, right? Which is what happens. So what I am proposing is that basically जब regular recruitment होती है, तो regular recruitment should continue as it happens, लेकिन उसमें you give extra points for every year you have served in a practical role. Okay, so then what happens is like जो सरकारी नौकरी की लॉटरी जो होती है कि मतलब बंदा जो 10 भी random sectors में he will apply. Now you have more of an incentive to focus on the sector where you have an interest, because if you have worked in that sector with that practicum experience, then you get extra points at the time of selection. Okay, so then what you have done is you have also improved the long-term quality of the candidates, because you are now more likely to hire people who care about that sector, to have made that commitment. So what you're doing, you're solving so many problems this way. You are augmenting state capacity in a fiscally feasible way, because it is much easier to afford the stipends than the salaries. You are improving the training and skilling. Now, अगर long term अगर आप jobs की तौर से देखें तो
in the world of automation and AI, ज्यादातर jobs जो हैं they are going to be in human intensive contact service sectors, है ना? तो वहां पे जो है it is you are also skilling people. And then the interesting thing is in these three sectors, all three sectors, the private sector employs 4 times more than the government. Okay, so what you're doing is you are creating a pipeline of better candidates for the private sector, but the government as the employer is able to invest in a better training system. And then इसका आपका ये भी फायदा होगा कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स टू वुमेन वर्किंग इज के वो गांव में नौकरी चाहते हैं, दे आर नॉट एबल टू लीव. सो बाय क्रिएटिंग मोर पोजीशंस इन द विलेज फॉर द अप्रेंटिसशिप, यू आर आल्सो काइंड ऑफ इंप्रूविंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. सो मतलब out of all the ideas in the book, if there is one idea that I would want government to take seriously and try to focus on, it is this, because it attacks so many parts, right? Like of the state capacity problem, the skilling problem, the quality problem, the accountability problem, the cost effectiveness problem, the long-term recruitment problem. But this is why you need to look at it at a systems level and then say, given our political constraints, our bureaucratic constraints, our judicial constraints, how do you come up with a way forward, right? That can pass through all of this. तो वो मेरा एक पर्सनल में एक मतलब मेन आइडिया है. चैप्टर 5 में पर्सनल में मैंने ब्रॉड आउटलाइन किया है, और फिर एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस और जस्टिस में भी दिस आइडिया कैन बी यूज्ड, क्योंकि दिस आइडिया दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट कि अभी हमारे जजेस द कैपेसिटी इज नॉट देयर, सिंपली हैविंग 2 लीगल क्लर्क्स लाइक पर डिस्ट्रिक्ट जज जो लॉ स्कूल के बाद लाइक उनको हेल्प कर रहे हैं रिसर्च करने में, थोड़ा फैक्ट फाइंडिंग में, दैट कैन ड्रामेटिकली इंप्रूव बोथ द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग and the quality of the speed in the courts. So see, basic problem in India is the state is the insiders are kind of, there is you just have to find a way to pay less and hire more, okay? But you can't change the salary structure of the insiders. So what you can do is build a pipeline, that allows you to use practicum and apprentice as a way of improving skilling and augmenting capacity. So वो एक is one major idea. Second major idea जो है, this is not for the service delivery areas. This is in every area of government. आप किसी भी government office पे अगर आप जाके एक दिन spend करो, तो you will see it is strewing with consultants, okay? Consultants होंगे, fellows होंगे, क्योंकि जो असली काम जो है, जो lifelong, so first of all, you are understaffed. Second, because of lifelong employment, most of the permanent government employees are technically obsolete, okay? तो मतलब किसी को Excel चलाना भी, is often a huge ordeal, okay? So today in a government, अगर किसी से technical काम कुछ कराना हो, तो the secretary may know what to do, but below that, the capacity falls so quickly that you end up using consultants all over the place. Okay. Now, consultants have some value. इनका value ये होता है कि उनका flexibility होता है, accountability होता है, skilling होता है. That is all very good. But the fundamental weakness of the consultant is that over time, the consultants actually further weaken state capacity, right? So 2 things. There are 2 or 3 things. One, they cannot represent the state. They are not the state, correct? So they can only do projects, okay? So they are useful for projects, but they cannot think on behalf of the state. They cannot represent the state, right? So, but क्या होता है, क्योंकि जब किसी सेक्रेटरी को जल्द से जल्द किसी प्रोजेक्ट को कराना होता है, तो अंदर तो स्किल्स है नहीं, और अंदर स्किल बिल्डिंग इज अ टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. सो दे से चलो गेट मी अ कंसल्टेंट, ये रिपोर्ट बना दो, ये प्रेजेंटेशन बना दो, ये आरएफपी बना दो, एंड सो द कंसल्टेंट आर बेसिकली रनिंग द शो, ओके? बट लॉन्ग टर्म दिस एक्चुअली कॉजेस एन atrophy of state capacity, because जो muscles have to be built by doing, that is not being done. It becomes a permanent kind of a dependency. And also consultants के जो interest, उनके incentives क्या हैं? They don't want state capacity, they want state dependency, क्योंकि उनका contract depends on the state depending on them, ना? तो उनको contract renew करना होता है. So this is not to criticize consultants, they are also human, they respond to their incentives. Correct? But at a systemic level, this is not a good way for the government to function. Okay? So you need technical talent, but you need accountable talent that has skills. So what I'm proposing is simply, see, now people often talk about lateral entry, but lateral entry का problem क्या है कि people worry कि इनका कोई ad hoc process से कोई favoritism से आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो and then again if I have to run a high quality recruitment process, then उसका fixed cost बनता है, right? So how am I going to run an exam every single time? So my idea is very simple, okay? We have one of the best and most high integrity systems in UPSC, okay? तो जहाँ पे भी मतलब state level state services में जितने भी recruitment scams होते हैं, UPSC has never had a scam, okay? So UPSC is clean, right? So we have built an incredible selection system, but abhi we are so inefficient because we select only the top 0.1% into group A services, okay? And given that, or top 0.2%, okay? So
average candidate studies at least 2 years or 3 years, okay? And जो aspirants, so we see the shows, we see all of the successes, but for every one person who makes it, 999 don't make it, okay? So which means it is such a massively inefficient system, okay? For every candidate you select, you are wasting over 1,000 to 2,000 years of people's lives, okay? Like, I mean, in terms of preparing for the exam. So मैं क्या कह रहा हूँ? आइडिया बहुत सिंपल है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू चेंज द करंट सिस्टम ऑफ हु यू आर हायरिंग, बट आप टॉप 0.1% या टॉप 0.2% को जैसा आप हायर कर रहे हो, आप हायर कीजिए. फिर जो अगला टॉप 1% है, राइट, आई मीन जो टॉप 1% या टॉप 2% है, आप उनका एक एम्पैनल लिस्ट बना दीजिए, बिकॉज दीज आर पीपल हु आर नियर द टॉप, ओके? तो ऐसे नहीं कि कोई मतलब यू आर टेकिंग एनी रैंडम पीपल, दीज आर पीपल हु हैव सिंसियरली स्टडीड, गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस, एंड इंस्टेड ऑफ टॉप 0.2% आप टॉप 1% के लिए, तो उनको आप एम्पैनल करके यू क्रिएट लाइक अ फाउंडेशन कोर्स, ओके? लाइक आई मीन फॉर 3 months, जिनको एकेडमी में जाके फाउंडेशन कोर्स मिलती है कि गवर्नमेंट कैसे काम करता है, वैसे ही फाउंडेशन कोर्स पार्टली ऑनलाइन पार्टली इन पर्सन करके वो फाउंडेशन कोर्स खत्म करके, then these are people who are empaneled. So once you are empaneled, it means any government agency, any state government, any body can hire you on a contract without needing to go through another independent recruitment process, क्योंकि आप empanel हो गए. But empanelment does not guarantee the job. So you still need to show कि आपको उस जॉब के लिए फिट है या स्किल्स है, ठीक है? तो अभी जो है, लाइक आई मीन जो the banda who goes to forestry with zero interest in biology or zoology, like I mean now in that empaneled list, okay, there might be people who have different kinds of interests. There might be CAs who care about working in the tax department. There may be lawyers who care about doing some kind of, you know, contracting, drafting kind of work. So today, because the recruitment happens with a blind exam without any additional filters on skills, you have a skill mismatch, you have an accountability mismatch, and because of lifetime employment, जो बंदा एक बार घुस गया, उसके बाद कोई इंसेंटिव नहीं है स्किल आप अपग्रेड करके रखो. तो यहाँ पे what I'm proposing is empanel list में you can then appoint people on 3 to 5 year contracts, okay? So the 3 to 5 year contract is long enough to give you certain stability, but it is also short enough that keeps you accountable for skills, and it gives the government the flexibility to say, okay, today I might need 10,000 panchayat secretaries, but in 20 years, if urbanization rates keep growing, I may need more people in urban areas than rural areas. So today, because the nature of hiring is I'm stuck with people for life, there is massive inefficiency, right? So by having this flexible contracting, you get the advantage of consulting because you get the flexibility, the accountability, and you know, and the fresh talent. But because this is a 5-year contract and people are working on the government payroll, you are actually building the capacity within the system. So anyway, so you know, these are some of the ideas. So my hope is that it is a win-win because nobody is worse off. You see, like I mean, so even the UPSC coaching walas, nobody will be upset by this, right? Because unka to system jo bhi hai, it is exactly the same. But you are reducing the deadweight loss and inefficiency of that fixed cost and saying how can I leverage that to then augment state capacity. So sorry, मतलब problem प्रोफेसर से सवाल पूछने का यही प्रॉब्लम है कि मतलब 2 सेंटेंस का आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन तो पन्नों का आंसर मिलेगा. बट होपफुली दिस हैज बीन यूजफुल. कार्तिक, इसमें यूपीएससी के एटलीस्ट अपने एग्जाम की बात की, आई थिंक हमने पता नहीं शायद किसी पुलियाबाजी के पहले एपिसोड में डिस्कस किया था कि नहीं, जैसे आजकल जेई में होता है, आप एटलीस्ट रैंक सब स्टूडेंट्स को दे देते हैं. तो यूपीएससी में भी एटलीस्ट आप प्रीलिम का मेन का रैंक तो सबको दे दो, फिर कोई चाहे तो उस रैंक को यूज करके आपको सिलेक्ट कर सकता है. इवन प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है. इतना अच्छा एग्जाम है, हो ही रहा है, मेहनत करी है बच्चे ने, एटलीस्ट उसको रैंक तो दे दो. तो जो आई एम श्योर कि जो 500 बच्चे सिलेक्ट हुए यूपीएससी में, जो 501वां बच्चा होगा उसको टाटा ही ले लेगा. ओके, कहेगा चल यार ये लड़का तो अच्छा है, मैं इसको क्यों छोड़ूं. एंड समटाइम्स यू नो, अगर आप एग्जैक्ट रैंक ना करना चाहे तो परसेंटाइल कर दो, टॉप 2% ऐसा कर दो, एंड देन आप ये फाउंडेशन कोर्स करने के बाद एम्पैनल कर दो. सो यू नो देयर इज सो मच लो हैंगिंग फ्रूट, राइट? लाइक आई मीन इफ वी अप्लाई आवर माइंड दैट वी कैन बिल्ड बेटर सिस्टम्स. ये सही बात है. और इसमें एक और मुझे अंत में एक आइडिया जो आपकी किताब में था कि सुपरवाइजरी स्टाफ का भी बड़ा रोल होता है, क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि सरकार के अंदर जो जवाबदेही है वो मिसडायरेक्टेड होती है. प्रोसेस करना है, फाइलें मेंटेन करनी, तो जवाबदेही होती है पर वो गलत होती है, और स्वायत्तता बिल्कुल नहीं होती, ऑटोनॉमी तो होती नहीं है. तो इस बैलेंस को ठीक करने के लिए अगर ठीक से सुपरवाइजरी स्टाफ हो तो बहुत गेन्स, लेवरेज पॉइंट है वो भी. तो उसका एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं आप ये सुपरवाइजरी स्टाफ का, तो अच्छा है. क्योंकि मतलब सो अगेन इसलिए मतलब जो हर एक जो टॉपिक पे लगभग 10-15 मिनट की चर्चा हो रही है, वो किताब की मतलब 1-2 पेज की बात है. तो ये भी मतलब यू नो, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने हाईलाइट की है
के सुपरवाइजरी स्टाफ। सो फॉर एग्जांपल ज्यादातर नागरिकों को यह पता नहीं होगा कि कई राज्यों में, कई सेक्टर में सुपरवाइजरी पोजीशंस ऑफन 20 to 40% की वैकेंसी होती है। तो वो एक प्रॉब्लम होती है, और वैकेंसी इसलिए होती है क्योंकि लोग डिफरेंट एंट्री पॉइंट से रिक्रूट होते हैं, और फिर उनका सीनियरिटी लिस्ट बनाने में बहुत कंट्रोवर्सी हो जाते हैं। अगर सीनियरिटी लिस्ट बनती नहीं है तो प्रमोशन होती नहीं है, प्रमोशन होती नहीं है तो वैकेंसी रह जाती है। और ये मतलब कोर्ट केस में सालों तक ये मामले स्टक हो जाते हैं। तो सुपरवाइजरी सिस्टम में कई सारे वीकनेसेस हैं। एक है वैकेंसीज, दूसरी बात है कि सुपरवाइजर्स जो बनते हैं वो सीनियरिटी के तौर से बनते हैं, तो उनको ये कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि आप इफेक्टिव सुपरवाइजर या इफेक्टिव मैनेजमेंट आप कैसे करें। तो वहां पे ट्रेनिंग का भी बहुत नीड्स है। तो दैट इज ऑल्सो बुक में वो पर्सनल चैप्टर में काफी डिस्कस किया है। और फिर एडिशनल प्रॉब्लम होता है कि अगर आप मोटिवेटेड सुपरवाइजर हो भी, तो आपके पास अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए ज्यादा माध्यम नहीं है, क्योंकि आप उनको आप अकाउंटेबिलिटी आप कैसे ले आओगे, क्योंकि आपके पास बोनस देने की अधिकार नहीं है, फायर करने की अधिकार नहीं है, सस्पेंड करने की बैरली अधिकार है। तो उनके टूल्स को वी विल हैव टू ट्वीक इट। तो बहुत कुछ काम करने को है। तो इसलिए मतलब द चैप्टर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को मतलब एक चीज करके इट इज फोकस्ड। But I think the supervisory piece is critical both in filling vacancies and in the training. And yeah, it applies in every sector. तो बहुत बहुत बढ़िया चीज़ें बताई आपने कार्तिक, और जैसा कि आपने कहा बहुत सारे और आइडियाज़ भी हैं इस किताब में। शायद एक और पुलियाबाजी करना चाहिए इसके ऊपर अगर आपके पास समय हो तो, लेकिन आज के लिए हम लोग ख़त्म करते हैं ये वाली पुलियाबाजी। ख्याति, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं एक कमेंट देना चाहती थी कि ये किताब में कुछ चीजें जो बताई है वो क्यों बहुत जरूरी है, कि अगर ये डेटा पॉइंट कार्तिक ने अपने किताब में लिखा है कि अगर हम कुछ चेंज ना करें, अब अगर हम जिस तरह से 6% पे ग्रोथ कर रहे हैं वैसे ही करते जाए तो 2047 तक हम कहाँ पहुंचेंगे, उसका एक आपने एक स्नैपशॉट दिया है स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। तो उस केस में, सिनेरियो में, हमारे देश में और 20 करोड़ बच्चे होंगे जो 5वीं कक्षा से पास होंगे और उनको दूसरी कक्षा तक की लेवल का भी पढ़ाई उनको नहीं आता होगा। अगर हम स्टेटस क्वो में रहेंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे। तो आई थिंक ये कुछ आइडियाज बहुत जरूरी है हम समझे और इस स्टेटस क्वो को कुछ तो चेंज करें ताकि हम कुछ बेहतर कर पाए और इस प्रकार का एटलीस्ट हमारा भविष्य थोड़ा तो इससे सुधर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों ने कोशिश की इस चर्चा में कि हम लोग जो बड़े बड़े आइडियाज़ हैं इस किताब के, जो लेवरेज पॉइंट्स है उसके ऊपर समझने की कोशिश करें, जिससे कि श्रोताएं भी सोचें इस बारे में। और ज़रूर हमें अपने सवाल या अपने कमेंट्स भेजिए जिससे कि हम और भी मंथन कर पाए इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक, बहुत ही मज़ा आया हमें तो आपसे बात करके। और श्रोताओं को ज़रूर किताब की लिंक भी शेयर करेंगे, ज़रूर पढ़िए। और ये बहुत जरूरी किताब है भारत के भविष्य के लिए। थैंक यू। और आई थिंक वो किताब के साथ साथ एक किताब की वेबसाइट भी है, वहां पे आपके श्रोता अगर मुझसे संपर्क करना चाहे या कोई क्वेश्चंस पूछना चाहे तो वहां पे कर सकते हैं। और मेरा ये इरादा है कि जून के बाद शायद हर महीने एक बार मैं एक वेबिनार के तौर से जो श्रोता किताब पढ़ के जो उस साइट में एंगेज करके सवाल पूछें, तो उनके मतलब कुछ चुने सवाल को मैं हर महीने मोस्ट लाइकली एक बार आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो दैट इज माय इंटेंशन। बहुत ही शानदार। तो शुक्रिया कार्तिक, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।